is modular coordination? Anyone? So we'll discuss what is the modular coordination and why it is used in the construction of the buildings. And when we talk of modular coordination, we have to remember that we have three parameters when we talk of any building. We have design parameter, we have construction parameter, and we have maintenance parameter. कोई बिल्डिंग हम बना रहे होते हैं तो हमको तीनों पैरामीटर ध्यान में रखने होते हैं, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का मतलब व्हेन वी ऑपरेट द बिल्डिंग वी नीड टू मेंटेन द बिल्डिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल्स थ्रू आउट. तो जब बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट. सो वी ट्राई टू reduce the cost, and it has been found that the reduction of building costs through modernization of building methods and production of prefabricated components has received very large attention in all parts of the world. क्योंकि जब तीनों कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें देखा गया कि अल्टीमेटली जो सारे पैरामीटर्स को गवर्न करती है वो हो जाती कॉस्ट, और कॉस्ट को हमें कंट्रोल करना होता है. हर प्रोजेक्ट के लिए एक हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि हमको मिनिमम टाइम में ख़त्म कर देना है इसको, और इसमें मिनिमम कॉस्ट लग जाए. और उसके लिए होता क्या है कि व्हेन वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट आवर बिल्डिंग्स वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड लाइक वी हैव डिजाइन ऑफ स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, रेशनलाइज प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ मटेरियल्स. तो अगर इसको हम क्वांटिफाई करें तो डिजाइन में आ जाएंगे आपके स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप डिजाइन की बात करते हैं कि हमको कोई बिल्डिंग बनानी है, इसमें किस तरह के स्पेसेस होंगे, छोटे स्पेसेस होंगे, बड़े स्पेसेस होंगे, देन दे विल बी कनेक्टेड थ्रू सर्कुलेशन नेटवर्क्स. वो आपको जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है वो डिजाइन में आ जाता है. तो डिजाइन में वी ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल द इश्यूज विच कैन बी रिजॉल्व एट द डेस्क. तो हम जो है पूरी कोशिश करते हैं डिजाइन के जितने इश्यूज हैं डिजाइन के लेवल पे सॉर्ट कर लें, कीपिंग इन माइंड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स. कंस्ट्रक्शन में आपके क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्शन में भी है मटेरियल्स. सबसे पहले मटेरियल्स होते हैं कि किस मटेरियल से बिल्डिंग हम बनाने वाले हैं, उस मटेरियल्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फिर मटेरियल के बाद होता है क्या कि हमको किसी टेक्निक से बनाना पड़ता है उस बिल्डिंग को. सो वर्कमैनशिप कम्स इनटू पिक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस. ऑपरेशंस का मतलब बिल्डिंग आप मैनुअली बनाएंगे कि बिल्डिंग आप प्रीफेब्रिकेटेड बनाएंगे कि बिल्डिंग हम मशीन्स के थ्रू ऑटोमेशन से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे. सो दीज टर्म्स आर रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन के ऑपरेशंस कैसे होंगे, टेक्निक क्या होगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी. और अगर प्रीफेब्रिकेशन कर रहे हैं तो रेशनलाइज प्रोडक्शन होना चाहिए एंड यूज ऑफ मटेरियल्स. कई बार होता है लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करना होता है, कई बार मटेरियल को हमें प्रोड्यूस करना होता है. बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं मटेरियल्स में. कई बार ये होता है कि मटेरियल तो हमें अवेलेबल है बट कंस्ट्रक्शन के दौरान पता चलता है कि उसकी शॉर्टेज हो गई, देन वी चेंज द स्पेसिफिकेशंस. जब हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ जाते हैं पिक्चर में, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस में ही सारी चीज मेंशन हो जाती है कि कौन सा मटेरियल यूज करेंगे और उस मटेरियल को कैसे यूज करेंगे. एंड देन कम्स द कंस्ट्रक्शन के बाद सीधे सीधे बात आ जाती है आपकी मेंटेनेंस की. मेंटेनेंस में भी ये सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं, क्योंकि आप स्पेस किस तरह का आप डिजाइन कर रहे हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस करनी पड़ती है. विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड मैनेजमेंट एज लिमिटेशंस. इन सब पे रिसर्च करके देखा गया. रिसर्च जो है ये प्रीफेब्रिकेशन के मैन्युफैक्चरर्स ने ज़्यादा रिसर्च की है कि हमको अगर मटेरियल को यूज़ करना है, हमको कंस्ट्रक्शन के मेथड्स को चेक करना है कि किस मेथड से हम बिल्डिंग बना रहे हैं, या हमको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये सारे इशूज़ पे रिसर्च करके देखा गया. तो सब में देखा गया कि इन सब में लिमिटेशंस है कि मटेरियल्स में आपकी लिमिटेशन ये हो जाती है कि सपोज बिल्डिंग आपको ब्रिक की बनानी है तो ब्रिक और कॉस्ट फिक्स हो जाती है उसकी. उसमें लिमिटेशन हो जाती है कि ब्रिक के अलावा अल्टरनेट मटेरियल आपके पास कौन सा बचता है. तो उसी सिमिलर कॉस्ट रेशियो में ही उसी प्रोपोर्शन में आप मटेरियल यूज कर सकते हैं. ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्रिक आपको नहीं मिल रहा तो आपने कहा बिल्डिंग आरसीसी की बना दो. आरसीसी की बिल्डिंग कॉस्टली पड़ जाती है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ मटेरियल्स तो मटेरियल्स के लिमिटेशंस में सबसे पहले उसकी कॉस्ट आ जाती है, और कॉस्ट के बाद उसकी अवेलेबिलिटी आ जाती है, और उसकी लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट. कई बार होता है कि हम कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं बट क्लाइमेट के हिसाब से वो मटेरियल हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या अगर मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अपनी प्रीरिक्विजिट्स होती हैं कि अगर मान लिया हमें स्टील यूज़ करना है तो हमको उसको रस्टिंग से बचाना होता है, टिम्बर को यूज़ करना है तो टिम्बर को पानी से बचाना होता है कि वो
उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होगी, या रेन वाटर ज़्यादा आ जाएगा, या कंस्ट्रक्शन वाटर कहीं से भी पानी आ जाएगा तो टिम्बर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा और उस आपका जो है वाप कर जाएगा, ब्रो कर जाएगा, या उसमें ट्विस्टिंग हो जाएगी। तो सारे मटेरियल्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसको हम सबको अगर काउंटर करना चाहें तो सबको नहीं कर सकते हैं। तो इकोनॉमी जो है रिलेटेड हो जाती है मटेरियल से, कंस्ट्रक्शन मेथड से, मैनेजमेंट से। ये तो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, इसमें लिमिटेशंस हो जाती हैं। फिर अल्टीमेटली ये देखा गया है कि ओनली द डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग्स हैज द मोस्ट पोटेंट इन्फ्लुएंस ऑन कॉस्ट थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, वी हैव नंबर ऑफ स्टेजेस। जब हम सेटिंग आउट करते हैं साइट पे, साइट को पहले क्लियर करते हैं, फिर उस पर लेआउट करते हैं, फिर बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप से लेकर के आखिरी स्टेप फिनिशिंग तक आपको जो है जितनी भी स्टेजेस हैं कंस्ट्रक्शन की, उसमें दीज आर ऑल गवर्न्ड बाय द डिजाइन एस्पेक्ट्स। क्योंकि डिजाइन में हम पहले उस चीज को हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम बिल्डिंग किस मटेरियल से बना रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, किस टेक्निक से बना रहे हैं, वर्कमैनशिप क्या होगी, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे। इन सारे फैक्टर्स को जो कंट्रोल करती है वो डिजाइन कंट्रोल करती है। सो इट वाज फाउंड दैट डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग हैज मोस्ट पोटेंट इन्फ्लुएंस। यानी कि अगर डिजाइन एस्पेक्ट में अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर लें तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को, ऑपरेशन को, सारे पैरामीटर्स को वी कैन कंट्रोल। So design received great deal of attention of architects, engineers and material specialists and so on. जितने भी आपके एक्सपर्ट्स थे बिल्डिंग इंडस्ट्री में, सब ने देखा अल्टीमेटली रिसर्च करके कि डिजाइन के थ्रू ही हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कंट्रोल करने में जो चीज़ें देखी गई अपार्ट फ्रॉम प्रीफेब्रिकेशन, तो ये देखा गया कि इफ़ वी रेशनलाइज द डायमेंशंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंपोनेंट्स, तो उसमें हम कुछ अचीव कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब कि आप जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो हर आदमी की बिल्डिंग बनाने की स्टाइल अलग होती है। आपको अगर क्लास में कोई प्रोजेक्ट मिलता है, सबको सेम प्रोजेक्ट होता है, बट सबके स्पेसेस के डायमेंशन सबके अलग अलग होते हैं। किसी को सूट करता है कि 3 मीटर बाई 3 मीटर रूम बनाना है, कोई कहता है 2900 बाई 3100 का रूम बनाना है, कोई कहता है 2400 बाई 3600 का रूम बनाना है। ये जो आपका डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस की लाइकिंग सबकी अलग अलग होती है। सबकी जो है वर्कआउट करने के डिजाइन में जो क्राइटेरिया होता है उसमें डायमेंशंस का रोल होता है, और वो सबके दिमाग में अलग अलग डायमेंशन चल रहे होते हैं। मुझे किस डायमेंशन में बिल्डिंग को डिजाइन करना, स्पेसेस में कौन सी डायमेंशन हमें लेनी है। कई पैरामीटर्स होते हैं जो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो डायमेंशंस की जो लाइकिंग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई सोचता है कि मेरे को स्क्वायर रूम बनाना है, कोई रेक्टेंगल की बात करेगा, कोई ट्रिपेजियम की बात करेगा, कोई ऑर्गेनिक फॉर्म ले लेगा। तो उसमें डायमेंशंस का ही रोल होता है। आपके दिमाग में जो प्रोफाइल पहले से आ गया है कि मुझे इस प्रोफाइल में या इस तरह से हमको बिल्डिंग को प्लेस करके बनाना है, तो वो डायमेंशंस ही मेन रोल प्ले करते हैं। और डायमेंशन की जब बात करते हैं तो उसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल्स का रोल आ जाता है और बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो भी होते हैं आपके, उनका रोल आ जाता है। Then this rationalization has proceeded on the principle of establishing a simple dimensional relationship by means of a basic unit. कहने का मतलब यह है कि when we design we always consider in mind some dimensional relationship, यानी कि कोई ना कोई डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन हम फॉलो करते ही करते हैं। अगर आपको बिल्डिंग डिजाइन करने को दे दी जाती है तो आपको ये होता है कि हम ग्रिड बनाएंगे सबसे पहले। आज की डेट में आप लोग फाइनल में पहुंच गए तो आप कुछ भी डिजाइन करते हैं सबसे पहले ग्रिड बना लेते हैं। तो ग्रिड बनाने में भी आपके पास बायस होता है। कोई कहता है कि 1 मीटर बाई 1 मीटर ग्रिड बनाएंगे, कोई कहता है 2 मीटर बाई 2 मीटर ग्रिड बनाएंगे, कोई कहता है मैं रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाऊंगा, 1 मीटर बाई 2 मीटर की बनाऊंगा, कोई कहेगा मुझे रेडियल प्लानिंग करनी है। सो वी ऑलवेज कंसिडर सम डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन एंड वी फॉलो डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन, एंड मॉडुलर कोऑर्डिनेशन इज वन सच टाइप ऑफ डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन। क्योंकि आपको जब बिल्डिंग डिजाइन करने को दी जाती है तो आप ये सोचते हो कि अच्छा रूम में मेरे पास जो है दरवाजा लगना 1 मीटर का है, तो आप कोशिश करते हो 1 मीटर के मल्टीपल में आप कमरे को डिजाइन करते हैं। कोई ये सोचता है कि मेरे को जो है टॉयलेट बनाना है, तो टॉयलेट हमारा 1.5 मीटर बाई 2 मीटर का बन रहा है, तो आप कोशिश करते हो 1.5 मीटर के मल्टीपल में हम ग्रिड बना लें, जिससे हमारे पास एलिवेशन बनाएंगे उसमें थोड़ा सा हारमोनी आ जाएगी कि मतलब सारे स्पेसेस, मतलब जब हम कॉलम या बीम लगाएंगे या हम विंडोज लगाएंगे तो एलिवेशन में हमको बैलेंस करने में आसानी होगी। तो कोई ना कोई आपके पास बायस पहले से होता है कि हमको बिल्डिंग डिजाइन करनी है, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू फॉलो सम coordination related to the dimension, and modular coordination is one dimensional coordination which is universally accepted। यानी कि आप dimensional coordination जब follow करते हो तो आपकी dimension सबकी अलग होती है with a certain bias। but when we talk of modular coordination का मतलब पूरी दुनिया ने accept कर लिया है मॉड्यूल, एक मॉड्यूल को हम मानते हैं 100 mm,
और 100 mm का मतलब हम सारी चीजें उसी के मल्टीपल्स में या सब मल्टीपल्स में डिजाइन करते हैं. So we try to follow the dictates of modular coordination, and it is based on the module. And module comes from the Latin word modulus, meaning a small dimension. मतलब least dimension जो हम assume करते हैं, तो हमने least dimension में हमने उसको module को 100 mm मान लिया. यानी कि इसी वजह से क्या हुआ कि when modular coordination was established and accepted universally, then the MK system was refined to SI system. MK system में आप पहले यूज करते थे मीटर किलोग्राम सेकेंड. जैसे ही मॉड्यूल आ गया तो मॉड्यूल के बाद क्या हो गया कि कैपिटल एम का मतलब हो गया 100 mm. आज की डेट में अगर आपने टाइपिंग कर रहे होते हैं एम लिखा आपने मीटर के लिए और आपने एंटर दबा दिया तो कैपिटल एम में कन्वर्ट हो जाता है, और कैपिटल एम में कन्वर्ट होते ही उसका मतलब हो जाता है 100 mm. आज के बाद अब आप जब एम टाइप करोगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एम का मतलब होता है, कैपिटल एम में अगर लिख दिया आपने तो कैपिटल एम का मतलब यूनिवर्सली और एन आर्किटेक्ट और एनी पर्सन रिलेटेड टू द बिल्डिंग इंडस्ट्री, कैपिटल एम का मतलब होता है 100 mm. तो उसके बाद एसआई सिस्टम में आ गया. एसआई सिस्टम में अब डायमेंशन हम सिर्फ mm में लिखते हैं. तो ड्राइंग्स में आप नोट कई बार नीचे लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं, लेकिन इट इज यूनिवर्सली एज्यूम्ड एंड एक्सेप्टेड. अगर आपने डायमेंशन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इट इज ऑलवेज इन मिलीमीटर्स. तो आप मॉडुलर कोऑर्डिनेशन के बाद अब आपको मालूम पड़ गया. अब आप भी जब डायमेंशन लिखेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर डायमेंशन आपने सपोज 3000 लिख के छोड़ दिया तो 3000 का मतलब मिलीमीटर ही ना माना जाएगा, ना मीटर ना सेंटीमीटर, सिर्फ मिलीमीटर. एंड इट वाज मतलब जो है 4 इंच की डायमेंशन जो है 100 mm को लीस्ट डायमेंशन थी, इसलिए मॉडुलस जो लैटिन वर्ड था उससे हमने मॉड्यूल को डिराइव किया. और हम डायमेंशनल रिलेशनशिप जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग पहले से भी हम बिल्डिंग्स में यूज करते आ रहे हैं और अभी भी हम कर ही रहे हैं. नोइंगली या अननोइंगली वी ऑलवेज ट्राई टू समराइज अवर कंसेप्ट थ्रू डायमेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग. जब कोई भी बिल्डिंग हमें डिजाइन करनी होती है तो आर्बिट्रेरली हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये स्पेस हमारी है तो हम बबल्स बना लेते हैं कि ये रूम हमारा ऐसा बनेगा, ये स्पेस ऐसे बनेगी. कोई ना कोई हम एक रिलेशनशिप फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हमें प्लेस करने होते हैं. अगर हम वॉल्स लगाएंगे तो हमको मालूम रहता है कि बीम हमें देनी होगी, स्लैब देनी होगी. तो वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज द डायमेंशंस. तो एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं हम, और कोशिश करते हैं कि हमें एलिवेशन बनाना है तो थर्ड डायमेंशन में भी हमको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी और हार्मोनी में रहे हमारे डायमेंशंस. एंड मॉड्यूल इज ए unit of measurement. It may be any number of inches, feet or centimeters and may be applied to the width, depth and height of a building component or a whole building. यानी कि ये मॉड्यूल जो हम बात कर रहे हैं तो डायमेंशनल रिलेशनशिप हमारी बिल्डिंग में 3D में फॉलो करेंगे, चाहे हम बिल्डिंग की XYZ कोई भी आपकी डायमेंशन हो, सब में हम इसको अप्लाई करते हैं. Then module forms the basis of 3-dimensional rectilinear frame. रेक्टिलिनियर फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आप 3D फ्रेम जब बनाते हैं XYZ डायमेंशंस आप देखते हैं तो मॉड्यूल फॉर्म्स द बेसिस. यानी कि जो भी हम ग्रिड बनाएंगे 3 डायमेंशन में X, Y और Z, इट विल फॉलो द स्टैंडर्ड मॉड्यूल एंड इंश्योर्स दैट स्टैंडर्ड मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड टुगेदर. इसका मतलब ये होता है कि वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश एंड फॉलोइंग द मॉडुलर कोऑर्डिनेशन, और कोशिश करते हैं कि अब हम बिल्डिंग में कोई भी चीज चाहे बना रहे हो चाहे असेंबल कर रहे हो, उसमें ये सारे चीजों में, सारे मटेरियल्स में ये मॉड्यूल हमारा फॉलो होना चाहिए. इन टर्न इट विल फिट इनटू द जनरल डिजाइन लेआउट. यानी कि अगर हम रूम बना रहे हैं तो रूम के अंदर हमें अगर टाइल्स लगानी है तो टाइल्स भी हमारे डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन को फॉलो करनी चाहिए. वो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में वी हैव 2 एस्पेक्ट्स. एक होता है कि आपका स्ट्रक्चरल सिस्टम जो आप बना रहे होते हैं, तो आप जैसे बिल्डिंग की जब फोटो खींचते हैं तो एक पार्ट हो जाता है आपकी दीवार बन गई, स्लैब बन गई और आपने उसको कंप्लीट मान लिया. उसका फिनिशिंग पार्ट्स हो जाते हैं. तो फिनिशिंग पार्ट में आपकी कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट का जो रोल होता है वो डिफरेंट हो जाता है. सो इन व्हेन वी टॉक ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स. एक होता है एक स्ट्रक्चर खड़ा करना जिसको बोलते हैं ढांचा, और एक हो जाता है फिनिशिंग. तो फिनिशिंग में जो आपके डिफिनीशंस हैं बहुत सारी बदल जाती हैं, क्योंकि ढांचा खड़ा करने की जो कॉस्ट है हर बिल्डिंग में सेम होती है. रफली अगर आप आज की डेट में बात करते हैं EWS के रेजिडेंस की बात करें तो 50-50 कॉस्ट आती है. और उसके बाद आप पब्लिक बिल्डिंग्स में जाते हैं या हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स में जाते हैं तो स्ट्रक्चर कॉस्ट हो सकता है 10% और 90% आपकी फिनिशिंग में चली जाए. क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर की कॉस्ट पर स्क्वायर फीट रफली आज की डेट में 600-700 रुपये स्क्वायर फीट जाती है. और आज की डेट में अगर आप सोचें इटालियन मार्बल लगाना है तो इटालियन मार्बल
कई जो आते हैं वो 4000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट के मार्बल आते हैं, तो बिल्डिंग कॉस्ट तो कई गुना बढ़ जाएगी। सो व्हेन वी टॉक ऑफ कंस्ट्रक्शन, वी ऑलवेज रिफर कंस्ट्रक्शन मीन्स द स्ट्रक्चर एंड फिनिशिंग, दो एस्पेक्ट हो जाते हैं उसमें, दोनों में काफी डिफरेंस हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में आपकी कॉस्ट कम आती है, 50% से शुरू होती है, जो 10% पे जाकर रुकती है। हो सकता है कि बिल्डिंग में आपकी जो है कई बार स्पेशलाइज बिल्डिंग होगी, तो उसमें ये हो सकता है कि बिल्डिंग में ढांचा खड़ा करने की कीमत तो बहुत कम होगी, फिनिशिंग में कॉस्ट उसकी कई गुना बढ़ जाती है। तो ढांचे कॉस्ट तो सबके लिए मोरले सेम रहती है, क्योंकि आप इधर ब्रिक से बनाएंगे या आरसीसी से बनाएंगे, वो आपकी जो स्ट्रक्चर कॉस्ट है वो तकरीबन सबके लिए सेम रहती है। बट द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग वेरीज exorbitantly for some types of buildings, and it is obvious that in actual application the manufacturers of materials and components will not normally supply articles to dimensions exactly equivalent to a module. अब ये समझना ज़्यादा जरूरी है मॉडुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। मॉडुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि आपको, आपके पास कोई कंपोनेंट है बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग बनने के बाद यानी कंपोनेंट्स के असेंबली के बाद, अगर मैनुअली बिल्डिंग बना रहे हैं, प्रीकास्ट नहीं है, कास्ट इन सीटू है, तो बिल्डिंग बनने के बाद उसकी डायमेंशन शुड फॉलो द मॉडुलर लेआउट। यानी कि जो कंपोनेंट बनेगा, कंपोनेंट आपका मॉडुलर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं असेंबली की, तो प्रीफेब्रिकेटेड कंपोनेंट जो होगा वो आपका मॉडुलर कोऑर्डिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। आफ्टर असेंबली और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, द बिल्डिंग शुड फॉलो द मॉडुलर लेआउट और इट शुड कन्फर्म टू मॉडुलर लेआउट। ये समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर कोई चीज ढूंढने जाएंगे तो आप देखेंगे उसके जो डायमेंशन है मॉडुलर कोऑर्डिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉडुलर कोऑर्डिनेशन इन द फाइनल बिल्डिंग। यानी फाइनल बिल्डिंग जब आपकी प्रिपेयर होकर तैयार होती है, उसमें जो डायमेंशन निकल के आते हैं वो आपके मॉडुलर कोऑर्डिनेशन को फॉलो करना चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशनल रिलेशनशिप हैज नॉट बीन अननोन इन दिस कंट्री। क्योंकि आप डायमेंशंस की अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स के मल्टीपल्स में अब सारी चीजें आप पहले से बनाते आए हैं, और क्योंकि सबसे पहले आपकी बिल्डिंग ब्रिक्स में बनती थी या स्टोन में बनती थी, स्टोन में भी बनाते तो कुछ डायमेंशन फिक्स होती थी, जैसे वॉल की थिकनेस 1 फीट है, तो उसी के मल्टीपल्स में कोशिश करते थे कि हम सारे बिल्डिंग का लेआउट प्रिपेयर करें और सारी चीजें बनाएं। और जब ब्रिक्स यूज करने लगे तो ब्रिक्स के डायमेंशन जैसे आपके 3 इंच होता है, 4.5 इंच होता है, 9 इंच होता है, तो सारे बिल्डिंग के जितने डायमेंशन हैं आपके, चाहे प्लान में आपके डायमेंशन XY डायमेंशन हों या हाइट की बात करें, तो आपका 3 बाई 4.5 या 9 इंच के मल्टीपल्स में ही हम कोशिश करते हैं वो उसको यूज करें। क्यों? क्योंकि हमको ब्रिक की वेस्टेज मिनिमाइज करनी होती है। अगर आप वॉल बना रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं वॉल की जो लेंथ है वो 3, 4.5 या 9 इंच के मल्टीपल में ही जाए, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि आपको जो ब्रिक कहीं पे लगना है, आप जब स्टॉप एंड ब्रिक वाला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था क्विन क्लोजर लगाते हैं। क्विन क्लोजर का मतलब है कि ब्रिक को आधा फाड़ के लगाते हैं हम, तो क्विन क्लोजर आपके एंड्स पे दोनों तरफ लगता है, यानी कि एक वॉल अगर जितनी भी लंबी जा रही है तो उसमें आपके 2 क्विन क्लोजर मिनिमम आएंगे आएंगे। और अगर हमें ओपनिंग कोई देनी है तो ओपनिंग्स के आसपास भी, आपके जैम्प के आसपास भी क्विन क्लोजर आ सकता है। मीन्स कि अगर हम ब्रिक वॉल बना रहे हैं तो प्लान में क्विन क्लोजर आपके मिनिमम 2 तो आते ही आते हैं, बढ़ सकते हैं, और उसमें जो है वो डायमेंशन आपकी जो है 2.25 इंच के मल्टीपल में हो जाती है कहीं कहीं पर, लेकिन कोशिश करते हैं उसको कि 3 इंच के मल्टीपल में उसको हम ले आएँ। और अगर हम हाइट की बात करें तो वी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर हाइट इन द मल्टीपल्स ऑफ 3 इंचेस, यानी 3 इंच के मल्टीपल में हाइट हम कोशिश करते हैं, जिससे कि लास्ट में जब आप स्लैब को कास्ट करनी होती है, स्लैब के जस्ट नीचे जो ब्रिक आता है वो आधा फाड़ के ना लगाना पड़े। तो कोशिश ये रहती है कि ब्रिक हमारा पूरा लग जाए, तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं हाइट को हम 3 इंच के मल्टीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिससे कि आपको ब्रिक की वेस्टेज कम से कम हो। और ओपनिंग्स भी जब हम डिजाइन करते हैं या इवॉल्व करते हैं तो देखते हैं एक ओपनिंग से दूसरी ओपनिंग के बीच में जो वॉल्स आ रही हैं वो भी इसी 4.5 या 9 इंच के डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन को फॉलो करें, जिससे कि ब्रिक्स की वेस्टेज मिनिमाइज हो जाए। इवन आपके जब आप लिंटल कास्ट करते हैं या आपने मान लीजिए वेंटिलेटर लगाया, फैन लाइट लगाई, तो इसमें हाइट में जो भी आपके पैरामीटर्स आते हैं, सिल लेवल से लेकर के आपका लिंटल, बीम, रूफ लेवल, आर्किटेक्ट जो भी चीज़ें बनाते हैं, कोशिश करते हैं उन सब में वी ट्राई टू फॉलो द मॉड्यूल ऑफ 3 इंचेस, क्योंकि ब्रिक की वेस्टेज हमें मिनिमाइज करनी है। एंड इन प्लानिंग लार्ज बिल्डिंग्स हम कोशिश करते हैं लीस्ट डायमेंशन, जैसे हम 3 फीट के ले लेते हैं, 8 फीट के ले लेते हैं, 9 फीट के ले लेते हैं। उसका रीज़न सिंपली ये होता है कि 3 फीट का मतलब होता है कि हम डोर को ले रहे होते हैं, तो डोर के अकॉर्डिंग हम एज्यूम कर लेते हैं कि जिससे एलिवेशन में
हमारी जो वॉल का एरिया एलिवेशन दिख रहा है वो 3 फीट के मल्टीपल्स में दिखाई पड़े, तो हमको एलिवेशन में बहुत सारी चीज़ों को जो बैलेंस करना हो तो वो आसानी हो जाती है। 8 फीट 9 फीट की डायमेंशन जो आ रही है वो लार्ज बिल्डिंग्स में ये होती है कि 8 या 9 फीट का वरांडा हो जाता है, या हम टॉयलेट बना रहे होते हैं, तो वरांडा की वजह से या स्टेयरकेस की वजह से 8 या 9 फीट की ग्रिड हम बना लेते हैं, या लीस्ट डायमेंशन मान लेते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स में, या 8 फीट 9 फीट या 10 फीट की हम डायमेंशन लेके चलेंगे। तो आप कहीं पर भी देखेंगे पब्लिक बिल्डिंग्स में आपको वरांडा मिलेगा, कॉरिडोर मिलेंगे, 7 फीट के होंगे, 8 फीट के होंगे, 9 फीट के होंगे, 10 फीट के होंगे, 12 फीट के हो सकते हैं। तो वो डायमेंशन एक टेम्परेली हम फिक्स कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, वो डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन हम फॉलो करते ही करते हैं। आप देखिए कई बार जब बिल्डिंग्स में मल्टी स्टोरी बनाते हैं या सिंगल स्टोरी है और उसमें हमको हाइट ज़्यादा नहीं रखनी है, तो कॉरिडोर की हमने सपोज चौड़ाई हमने 8 फीट रख ली, उसकी हाइट हम कम कर लेते हैं, और उसके ऊपर जब हमें रूम की हाइट ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर हम फैन लाइट्स या वेंटिलेटर्स अलग से लगा देते हैं। उसमें जो आपकी लिस्ट डायमेंशन हो जाती है वो सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्न होती है, या आपका स्टोर है कोई, या टॉयलेट है, इस तरह की चीज़ें हैं, या आपका एंट्रेंस डोर है, स्टेयरकेस है, तो इस तरह की चीज़ों से हम लार्ज बिल्डिंग्स में सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यूनिट हम डिवाइस कर लेते हैं, वो 3 फीट से लेकर के 12 फीट तक कोई भी हो सकती है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द 3 फीट मॉड्यूल, इसका मतलब हो जाता है नॉर्मली हम उसमें डोर या विंडो को ही मान के चलते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जैसे कि 3 फीट लेने का मतलब ये भी होता है कि अगर सपोज हम बिल्डिंग ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ पर हमको स्टोन को यूज़ करना है, तो स्टोन की स्लैब्स हमारी जो है नॉर्मली 2 इंच वाली स्टोन स्लैब 3 फीट में आती है। तो कई बार आप जिनका घर जैसे आप बुंदेलखंड रीजन में होगा, देखा होगा आपने, वहाँ पर मिर्जापुर स्टोन यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर का होता है, 1 फीट बाई 3 फीट के डायमेंशन में आता है। तो हम जो है नीचे आई सेक्शन या सी सेक्शन चैनल रख देते हैं, उसके ऊपर 3 फीट वाला पत्थर रख देते हैं और उस पर हम स्लैब में टेरेसिंग कर देते हैं। सिंपली आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में कहीं जाकर के देखिएगा तो आपके जो आई सेक्शन या आपके चैनल्स पड़े होते हैं 8 फीट के मॉड्यूल वो बनाते हैं। तो रेलवे स्टेशन में कभी भी जाके आप देखिएगा 2 फीट बाई 8 फीट के वो स्लैब्स बनाते हैं 4 इंच मोटी, और उसको वो रखते चले जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो स्टेयरकेस या रूफिंग जो करनी है वैसे ही कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये आपका सर्कुलेशन या रूफिंग के हिसाब से रूफिंग मटेरियल जो है, या इकोनॉमिकल स्पैन ऑफ बीम की स्पेसिंग है, ये सारी चीजें गवर्न करती हैं कि हम कौन सा मॉड्यूल फॉलो करेंगे। एंड सच प्लानिंग रिजल्ट्स इन द रेपिटेशन ऑफ सेम मॉड्यूलर कंपोनेंट, एंड because it facilitates the preparation of the designs and leads to the purchase of the components on a large scale, bringing about substantial economy. अल्टीमेट रीजन ये होता है कि हमको ये सारे रिपीटिशंस क्यों कर रहे हैं सेम कंपोनेंट्स का, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इकोनॉमिकल हो जाती है सारी एक्सरसाइज हमारी, और दूसरी आर्किटेक्ट के लिए फायदा ये हो जाता है कि उसको डिजाइन करने में, ड्राइंग करने में दिक्कत नहीं होती है। अब कंप्यूटर आ गया तो और आसानी हो गई कि आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, एक ही मॉड्यूल आपने बनाया और कॉपी पेस्ट से बनाते चले गए। तो दोनों के लिए फायदा है। बिल्डिंग नेस्टिंग फायदा ये है कि उसकी कॉस्ट बच जाएगी, अगर एक ही डायमेंशन का अगर हमें कोई कंपोनेंट सप्लाई करना है तो उसकी हमें प्रिपरेशन, उसकी प्रोसेसिंग आसान हो जाती है, उसको कंस्ट्रक्शन में रिप्लेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कोई चीज़ टूट गई तो आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाएगा, उसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में कई फायदे होते हैं कॉस्ट बचाने के। एक तो उसका कंस्ट्रक्शन के टाइम फायदा होगा, दूसरा कल को वो चीज़ हमें रिप्लेस करनी हो तो उसको रिप्लेस करने में जो कंपोनेंट मिलेगा वो उसी जगह फिट हो जाएगा आसानी से। ये फायदा हो जाता है कोऑर्डिनेशन का। अल्टीमेटली आपको पता है कि इसमें जो मटेरियल्स में करना होता है कोऑर्डिनेशन, जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द वेस्टेज, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन इज टू rationalize the building work and operations in order to reduce building costs. Ultimate hidden agenda आपका क्या है कि हमें cost को बचाना है। And modular coordination aims first to create a rational basis for standards for building components, so that components for general use, especially industrially fabricated ones, can be manufactured and assembled with other components with the least possible adjustment work and wastage of materials. कोऑर्डिनेशन से फायदा ये हो जाता है कि एक तो हमारे सारे मटेरियल्स के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है, दूसरा वेस्टेज मिनिमाइज हो जाती है। जैसे आप देखिए कि एक कोऑर्डिनेशन आपके जैसे स्विच बोर्ड में होता है, आप देखिए स्विच बोर्ड में एक स्विच होता है वो खराब हो जाता है, उसकी जगह मार्केट में जाते हैं, आप बोल देते हैं कि ये लाइट का स्विच बोर्ड है, एक हमें 2 प्लग चाहिए, आप ले आते हैं तुरंत, वो आपका उससे फायदा हो जाता है। अगर मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्विच में कई वेरिएशन होती, कई रेंज होती हैं, बट जो रेंज की स्विच आपके घर में लगा हुआ है या कहीं बिल्डिंग में लगा हुआ है उसको रिप्लेस करना आसान हो जाता है।
तो इसका मतलब होता है कि हमें और एडजस्टमेंट भी नहीं करना होता है। अदरवाइज आपने अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक चीज खराब होगी दूसरी आप दोबारा कैसे लगाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। देन modular coordination applies to design and construction of buildings of all types and the production of building components of all kinds। यानी कि मॉडुलर कोऑर्डिनेशन को बिल्डिंग इंडस्ट्री में हम हर तरह से यूज करते हैं, डिजाइन से लेकर के कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन मटेरियल्स में सब में यूज करते हैं उसको। एंड देन वी विल डिस्कस द एम्स ऑफ मॉडुलर कोऑर्डिनेशन। अभी आपने समझा कि मॉडुलर कोऑर्डिनेशन होता क्या है, नाउ वी विल डिस्कस द एम्स ऑफ मॉडुलर कोऑर्डिनेशन। बेसिक एम ये है, वी आर ट्राइंग टू रेशनलाइज द डायमेंशंस। रेशनलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि रेशनलाइज करने से हमारी वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगी, रेशनलाइज करने से हमारे पास एक डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन हो जाता है। डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन कोई ना कोई तो हम फॉलो कर ही रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट फॉलो ए सर्टेन मॉडुलर कोऑर्डिनेशन। तो डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन में मॉडुलर कोऑर्डिनेशन में फर्क यही है कि मॉडुलर कोऑर्डिनेशन ये सबसेट ऑफ डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन। डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन पेरेंट अथॉरिटी है, मॉडुलर कोऑर्डिनेशन उससे छोटी अथॉरिटी है। तो डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन कोई ना कोई हम फॉलो करते ही करते हैं, एंड मॉडुलर कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोऑर्डिनेशन। एंड इसमें फायदा होता है कि वी रेशनलाइज द डायमेंशंस, वी स्टैंडर्डाइज द डायमेंशंस, जिससे फायदा ये होता है कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिससे कि साइट पे हमको कंस्ट्रक्शन करने में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इकोनॉमिक्स आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि कंपोनेंट आप कहीं पर भी बनाएं, उसकी सप्लाई हम कहीं पर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर एक मटेरियल की शॉर्टेज लखनऊ में हो जाती है तो आप उसको कानपुर से ऑर्डर दे सकते हैं या कहीं और से भी ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये कंपोनेंट पूरी दुनिया में कहीं पर भी बन रहा हो सेम साइज का मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की जो पैरामीटर होता है वो फुलफिल हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड मटेरियल अगर आपको हर जगह मिल रहा है तो कहीं पर भी आप उसको प्रिक्योर कर सकते हैं और बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपकी अफेक्ट हो जाती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, एंड वी फॉलो द स्टैंडर्डाइजेशन एंड वी रेशनलाइज द डायमेंशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में उससे हेल्प मिल जाती है। सो मॉडुलर कोऑर्डिनेशन इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन बिटवीन डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सो ऑन। यानी कि वी ट्राई टू फैसिलिटेट द कोऑपरेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिल्डिंग इंडस्ट्री। स्टेक होल्डर्स का मतलब बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सब का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका अफेक्ट हो रहा है। तो डिजाइनर को डिजाइन करना होता है, उसको पहले से मालूम रहेगा कि ब्रिक हम यूज कर रहे हैं तो ब्रिक का मतलब 3 इंच बाय 4.5 इंच बाय 9 इंच की होगी। तो उसको ड्राइंग में लिखना पड़ेगा, डायमेंशन नहीं भी देगा तो वो लिख देगा 1 ब्रिक। आप देखिए बुक्स में लिखा होता है हाफ ब्रिक थिक वाल, 1 ब्रिक थिक वाल। क्यों? क्योंकि ब्रिक की डायमेंशन पूरी दुनिया में फिक्स हो गई है। मैन्युफैक्चरर के लिए आसानी हो जाती है कि ये कंपोनेंट हमको इस डायमेंशन बनाना है तो उसको वी हैव सम सेट ऑफ डायमेंशन, उसी सेट में वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर करता है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आसानी हो जाती है कि उसको मालूम हमने जो सारा सामान हमने अपने वेयर हाउस में डंप कर रखा है वो हमारा सारा सामान आगे बिक जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, उनको बनाना है, उनको पहले से मालूम ये सारे आपके जो मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, स्टैंडर्ड साइज के ही हैं, हमको रिप्लेस करने के लिए ये प्रिक्योर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। Then to permit the use of building components of standard sizes to construct different types of buildings। अगर आपको बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है सारी डिफरेंट टाइप्स की, कई तरह के बिल्डिंग टाइपोलॉजीज होती हैं और उसमें अगर हमारे सारे कंपोनेंट स्टैंडर्ड साइज के हैं तो हमको बिल्डिंग बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सो मॉडुलर कोऑर्डिनेशन इंटेंड्स टू परमिट द यूज ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड साइजेस। आप जैसे देखते हैं कि आप ड्राइंग में अब आप ट्रेनिंग कर चुके हैं, आपको मालूम होगा कि आपको जैसे मालूम डोर के साइजेस फिक्स होते हैं। जैसे आपको ड्राइंग में लिखना होता है पब्लिक बिल्डिंग है तो मिनिमम डोर की विड्थ 1.2 मीटर की होगी, और कोई बिल्डिंग है तो 1.2 के बाद 1 मीटर की विड्थ आ जाती है, 0.9 की आ जाती है और टॉयलेट्स के 0.75 हो जाते हैं। उससे नीचे आपकी डोर विड्थ नहीं होती है। अगर आप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बाहर जाएंगे तो आप जैसे ट्रेन में देखेंगे, ट्रेन में दरवाजे की आपकी विड्थ होती है वो आपके 2.25 फीट होती है, क्योंकि ट्रेन की प्रॉब्लम अलग होती है। ट्रेन में बस में आपके दरवाजे की डायमेंशन कम होती है, बट आपको मालूम है बिल्डिंग में कोई भी डोर लगेगा उसकी लीस्ट डायमेंशन जो है 0.75 मीटर होगी। यानी वो सबसे छोटा डायमेंशन जो होती है वो टॉयलेट में लगेगा डोर या शेफ्ट में लगेगा। यानी कि 2.5 फीट 750 mm से कम का कोई डोर आपकी बिल्डिंग में नहीं लगता है। और अगर मेन डोर आपको लगाना है तो मेन डोर की डायमेंशन आपकी कम से कम जो 1 मीटर रखी जाती है। बाकी आपके जैसे किचन में, स्टोर में छोटा मोटा डोर भी लगा सकते हैं।
और डोर के डायमेंशन में आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि चौखट आपकी टिम्बर की है या स्टील की है। अगर आपका एंगल आयरन है तो एंगल आयरन में आपको 3 फीट के दरवाजे में भी आपको क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाती है। बट इफ़ वी आर यूजिंग प्रेस स्टील और वी आर यूजिंग टिम्बर तो उसमें चौखट के डायमेंशन बढ़ जाते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा 90 सेंटीमीटर का दरवाजा नहीं लगाते हैं, कोशिश करते हैं घरों में भी लगाना हो तो 1 मीटर का दरवाजा लगाते हैं। सो 1 मीटर का मतलब 3.25 फीट, तो 3.25 फीट का लकड़ी का दरवाजा या प्रेस स्टील का दरवाजा इट इज इक्वलेंट टू 3 फीट या 90 सेंटीमीटर का एंगल आयरन का दरवाजा, क्योंकि दोनों में क्लियरेंस सेम मिलती है। पब्लिक बिल्डिंग्स में नॉर्मली वी गो फॉर मिनिमम डोर विड्थ 1.2 मीटर्स, यानी कि 4 फीट से स्टार्ट करते हैं और वो डायमेंशन आपकी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे स्पेस आपका बड़ा होता जाता है तो 4 के बाद आपका 6 फीट हो जाता है, 8 फीट हो जाता है, 10 फीट हो जाता है। तो आपके स्टैंडर्ड साइज में देखते होंगे जैसे स्विंग डोर लगे होते हैं, स्विंग डोर आपके जो है नॉर्मली 6 फीट के होते हैं, 3-3 फीट के आपके ग्लास लगे होते हैं उसमें, या एल्यूमिनियम डोर्स होते हैं तो 6 फीट होते हैं या 8 फीट होते हैं। ये डायमेंशन आपके जो कोऑर्डिनेशन है फिक्स कर देता है, स्टैंडर्ड साइजेस में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो सबको मालूम रहता है कि पब्लिक बिल्डिंग है तो 4 फीट का दरवाजा लगेगा, 6 का होगा, 8 का होगा, 10 का होगा। टॉयलेट का होगा तो 2.5 फीट का हो सकता है, लेकिन कमरे का दरवाजा 3 फीट से कम नहीं लगाएंगे। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टैंडर्ड साइज के हम यूज करते हैं। देन इन डिजाइन वर्क टू सिंप्लीफाई द प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग्स। ड्राइंग से फायदा ये होता है कि आपको ड्राइंग प्रिपेयर करनी है, आपको पहले से मालूम है कि टॉयलेट का दरवाजा है तो 2.5 फीट का लगना है, तो आपकी ड्राइंग्स की प्रिपरेशन आसान हो जाती है। आप किसी ड्राफ्टमैन को बोलते हो कि ये स्पेस हमने डिजाइन कर दिया, इसमें दरवाजे लगा दो, डोर विंडो शेड्यूल आपको बनाना होता है। तो डोर विंडो शेड्यूल में आपको सबसे पहले मालूम होता है कि ड्राइंग रूम में दरवाजा लगाना है तो 4 फीट का लगाना है, 3.5 फीट का हो सकता है, 1 मीटर का हो सकता है। 90 सेंटीमीटर दरवाजा आप नहीं लगाओगे, 90 सेंटीमीटर दरवाजा आप तभी लगाओगे जब आपकी बिल्डिंग लो कास्ट हाउसिंग में आ रही है या ईडब्ल्यूएस का है या एलआईजी का मकान है। वो सारी चीजें आपके पहले से फिक्स हो जाती है। डोर विंडो शेड्यूल आपने देखे होंगे, उसमें से मैक्सिमम आपके 4-5 तरह के डोर होते हैं और 4-5 तरह की विंडो हो जाती हैं। तो विंडो आप बना रहे होते, विंडो में आपको ध्यान रखना होता है कि पहले लोग कहते थे विंडो में कूलर लगाना है या एसी लगाना है, तो वो एक डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन को गवर्न करता है कि हमको अगर विंडो में ही कूलर को इंस्टॉल करना है तो आपकी चौखट के बीच में इतनी जगह हो कि कूलर हम फिट कर लें वहाँ पे, या एसी लगाना है तो एसी के लिए हम स्पेस डिजाइन कर देते हैं वहाँ पे। तो इन दोनों चीज़ों में डोर्स में होता है कि हमारे बिल्डिंग में मैक्सिमम बड़ा सामान निकल जाए। तो मैक्सिमम बड़ा सामान जो आपके घर में होता है वो आपका सोफा होता है। सोफा अगर आप बैक टू बैक देखें तो उसकी डायमेंशन 2.5 फीट से 2.25 फीट हो जाती है। तो सोफा की डायमेंशन आपके महाराज स्टाइल जो होता है 2.25 फीट होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ड्राइंग रूम का दरवाजा मिनिमम 3.25 फीट रखना पड़ता है, वरना वो दरवाजे में से सोफा नहीं निकलेगा। बाकी आपके घर में जो भी सामान होता है सबकी डायमेंशन आपकी 2.5 फीट से कम होती है। यानी आप टेबल की बात करें, डाइनिंग टेबल हो या कोई भी टेबल हो, उसकी हाइट आपकी 2.5 फीट होती है। इसका मतलब ये कि एक डायमेंशन आपकी 2.5 फीट के अंदर जाएगी। अगर आप गोदरेज की अलमारी की बात करते हैं तो उसकी विड्थ आप कितनी भी हो सकती है, लेकिन डेप्थ उसकी 2 फीट होती है मैक्सिमम, वार्डरोब जो होती है। तो कोई भी डायमेंशन आपकी बिल्डिंग में होगी। आपका जैसे डबल बेड होता है, अगर आपको उसको असेंबल करके लगाना है, ऐसे ही ले जाना चाहते हैं, पीछे आपका अगर उसमें हेड हेड रेस्ट बना हुआ है तो वो कई बार दरवाजे से नहीं निकल पाता, तो कारपेंटर को बुला के आपको उसको पहले सब सारे कंपोनेंट खोल के अलग करना पड़ता है, फिर आप कमरे में जाके असेंबल करते हैं। अदरवाइज आपके घर में आपका महाराजा स्टाइल का सोफा, डबल बेड और डाइनिंग टेबल, इन सब के अलावा कोई बड़ा सामान नहीं होता जो आपके दरवाजे में से ना निकल सके। तो इसलिए ड्राइंग रूम में या लॉबी में आप कोशिश करते हैं कई बार दरवाजे की विड्थ आप ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि यही 3 सामान आपके बड़े होते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती है जीने पे। स्टेयरकेस आप बनाते हैं 3 फीट का बना दिया आपने, तो आपने देखा होगा घरों में फर्स्ट फ्लोर पे किसी को सामान ले जाना हो सोफा, तो जीने से सोफा नहीं जा पा रहा होता है, तो सोफे को हम बाहर बालकनी से रस्सी बांध के खींचते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, क्योंकि अगर आपने जीने की चौड़ाई कम कर ली तो ऊपर के फ्लोर्स पे सामान सोफा नहीं जा पाएगा, आपका डबल बेड नहीं जा पाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं जा पाएंगी। इसीलिए आप देखिए जितने गैजेट्स होते हैं, जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज या कूलर है, तो सबकी डायमेंशन कोशिश की जाती है कि एक डायमेंशन उसके 2.5 फीट के अंदर रखें, जिससे कि इसको हमको घर में ट्रांसपोर्ट करने में रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। एंड इन डिजाइन वर्क to make possible the determination of the sizes and position of each building component in relation to other components and to the building as a whole. तो मॉडुलर कोऑर्डिनेशन के एक एम ये भी हो जाता है कि वी ट्राई टू डिटरमिन द साइजेस एंड पोजीशन ऑफ ईच बिल्डिंग कंपोनेंट। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने एलिवेशन में विंडोज आपने लगा दी, विंडोज के बीच में आपके जैम्स आ जाएंगे, तो विंडो के बीच में आपके वॉल एरिया आ गया। कल को आपको ये सोचना है कि यहाँ पे हम विंडो हटा करके एक डोर लगा देते हैं, चलो ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि आपने घर में सोचा कि
आपके सामने एक सड़क आपकी कमर्शियल हो गई, आपने कहा यहाँ दुकान बना देते हैं, तो वहां पर आपको हो सकता है विंडो हटा के डोर लगाना पड़ जाए, या आपने कहा कि विंडो हटा के हम यहाँ वॉल फिल कर देते हैं, या कोई और आपको विंडो की जगह आपने कहा हमको एक अलमारी बना देते हैं, विंडो हटा देते हैं। तो इस तरह की जब चीजें आती हैं तो सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, साइजेज में एक डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि हम वहां पर किसी भी कंपोनेंट से रिप्लेस करना चाहें तो कर पाए। ये मॉडुलर कोऑर्डिनेशन के एक एम ये भी हो जाता है, टू डिटरमिन द साइजेस एंड पोजीशन ऑफ ईच बिल्डिंग कंपोनेंट इन रिलेशन टू अदर कंपोनेंट्स, मतलब अदर कंपोनेंट्स के रिलेशन के हिसाब से कि अगर हम कभी रिप्लेस करना चाहें तो कर सकें। एंड टू द बिल्डिंग एज ए होल, पूरी बिल्डिंग में एक डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसी भी चीज को हम हटा के लगाना चाहें यहाँ पर वहां पर कुछ और करना चाहें तो हम आसानी से कर सकें। एंड टू ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ये बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आपको जैसे घर में बताया हमने कि आपके पास 2.5 फीट का दरवाजा होता है, 3 फीट का होता है, 3.25 फीट का हो सकता है, 4 फीट का हो सकता है। यानी कि आप घर में कोशिश करते हैं कि 4 तरह के दरवाजे हों, पांचवा टाइप नहीं होता है। सो वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड साइजेज, ये इसमें आ जाता है कि आपने सिर्फ कोशिश की कि घर में हमारे 4 तरह के दरवाजे लगे हैं, 4 डायमेंशन फिक्स कर दिया आपने। तो पूरे घर में आप जब काउंट करते हैं तो आप जब लकड़ी लेने जाना होता है मार्केट में या आपको ऑर्डर करना होता है तो आप बोल देते हो कि 6 दरवाजे 2.5 फीट के हैं, 2 दरवाजे 3 फीट के हैं, 3.5 फीट के एक दरवाजा है, 4 फीट के 2 हैं। तो ऐसे आप काउंट करते हैं, कारपेंटर होता है या आपका दुकान वाला बता देता है इतनी लकड़ी लगेगी या इतना मटेरियल लगेगा। सो वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड साइजेस। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बिल्डिंग में आपको पहले से मालूम रहता है ये दरवाजा यहाँ पे लगना है, तो जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर या मैसन है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको भी मालूम है 2.5 फीट का दरवाजा है तो ड्राइंग रूम में नहीं लगेगा, वो देखते ही अंदाज लगा लेगा ये दरवाजा आपका टॉयलेट में लगेगा या स्टोर में होगा। अगर 3 फीट का दरवाजा है तो कॉन्ट्रैक्टर को ही मालूम होता है कि ड्राइंग रूम में नहीं, ये हो सकता है किचन में लगेगा, स्टोर में लगेगा। तो अगर स्टैंडर्ड साइजेस को हम ऑप्टिमाइज कर देंगे तो सबके लिए सहूलियत हो जाती है। Then to permit the interchangeability of these components, whatever their material, form or method of manufacture. Interchangeability का मतलब जो अभी आपको बताया कि किसी चीज से हम किसी और चीज से रिप्लेस करना चाहें तो वो हम कर पाए, क्योंकि स्टैंडर्ड डायमेंशन साइजेस रहेंगे तो वहां पर उसको फिट करना आसान हो जाएगा। एंड टू सिंप्लीफाई साइट ऑपरेशन, साइट ऑपरेशन का मतलब जब आप बिल्डिंग कहीं बनाने जाते हैं तो सबसे पहले साइट को क्लियर करते हैं, साइट क्लियर करने के बाद आप लेआउट करते हैं, लेआउट करने के बाद आप उसमें फाउंडेशन से एक्सकेवेशन करते हैं, तो उसमें आपकी सारी सेटिंग आउट का मतलब आप लेआउट कर रहे होते हैं। पोजिशनिंग का मतलब आप सारी चीज़ें वहाँ पे लेआउट में सेट करते हैं कि यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे वॉल आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमको जो है एक्सकेवेशन करने होते हैं। सारी वॉल्स की कॉलम्स की जो फुटिंग होती है सबकी क्रॉस सेक्शन अलग होते हैं। उसमें अगर स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो हमारे पास पहले से मालूम रहेगा ये लोड बेरिंग वाल है, इसकी फाउंडेशन के लिए फुटिंग के लिए क्रॉस सेक्शन ये रहेगा। वो सारी चीज़ों को रेशनलाइज कर देता है और सारी साइट ऑपरेशन को सिंप्लीफाई कर देता है, प्लेसमेंट सबका आसान हो जाता है। जब साइट पे कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होता है उसको मालूम रहता है कि हमने ये सेंटर लाइन मार्क की हुई है और ये मेन वॉल है, तो मेन वॉल है इसका मतलब इसकी फुटिंग ज़्यादा गहरी होगी, शॉर्ट वॉल है क्रॉस वॉल है इसकी फुटिंग कम गहरी होगी। या उसको मालूम रहता है ये डॉफ वॉल है तो डॉफ वॉल का मतलब उसको हम बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाते हैं। तो सारी फुटिंग का जो डेप्थ होती है क्रॉस सेक्शन होती है सबकी वेरी करती है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को भी आसानी हो जाती है समझने में ड्राइंग को देख करके। सो इट सिंप्लीफाइज द साइट ऑपरेशंस to ensure dimensional coordination between installations and rest of the building. Installations का मतलब जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, फर्नीचर होता है। जैसे आपको कोई सपोज कमरे में सोफा लगाना है तो आपको मालूम स्टैंडर्ड डायमेंशन का है, सोफा भी स्टैंडर्ड डायमेंशन का, तो यहाँ पे फिट हो जाएगा। कई बार होता है कि दो खिड़की के बीच में जगह बच रही होती है, आपको कोई पेंटिंग लगानी होती है या मान लीजिए वहाँ पे टीवी इंस्टॉल करना है या फ्रिज लगाना है या आपको कोई वार्डरोब या कोई इस तरह की बिल्ट इन फर्नीचर लगाना है, तो अगर डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन होगा तो आपको मालूम रहेगा कि दो विंडो के बीच में या इस वॉल पे जो जगह बच रही है यहाँ पे हम ये चीज लगा सकते हैं, क्योंकि सारे डायमेंशन आपके जो हैं वो इंस्टॉलेशन के भी डायमेंशन तकरीबन फिक्स होते हैं। आप फ्रिज को रखना है आपको किचन में या फ्रिज को डाइनिंग रूम में रखना है या आपको कटलरी कैबिनेट इंस्टॉल करनी है, बिल्ट इन फर्नीचर लगाना है, सबके डायमेंशन कहीं ना कहीं से ऑप्टिमाइज हो चुके होते हैं। आपको मालूम है मार्केट में आप जाएंगे तो सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड डायमेंशन में ही मिलेगी। अगर आप बेड की बात करें तो आपका बेड की जो डायमेंशन होती है, गद्दा होता है, गद्दा आपका 3 फीट बाई 6 फीट का होता है। इसका मतलब 3 फीट बाई 6 फीट की प्लाई लगाएंगे डबल बेड में तो 3 फीट बाई 6 फीट की प्लाई हो जाएगी, या गद्दे की डायमेंशन आपकी 6 बाई 6 फीट हो जाएगी। थोड़ा अगर बड़े स्टाइल का रखना होता है तो 6.25 फीट का हो सकता है या 8 बाई 8 फीट का हो सकता है, 4 बाई 8 फीट का हो सकता है, तो उसमें भी डायमेंशन का ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। दीवान बनाना होता है
इस तरह की चीज़ों के लिए जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं वो भी स्टैंडर्ड साइजेस में ही मिलते हैं और उनके साइजेस को हमने ऑप्टिमाइज कर लिया है। देन विल डिस्कस द बेसिस ऑफ मॉडुलर कोऑर्डिनेशन। मॉडुलर कोऑर्डिनेशन किस पे बेस कर रहा है, क्योंकि अगर जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तो हम उसको वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। एंड मॉडुलर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ ए मॉड्यूल। साइज ऑफ ए मॉड्यूल का मतलब एक हमने जो मॉड्यूल है उसका साइज हमें फिक्स करना होता है। साइज फिक्स हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, उसको गवर्न कर सकते हैं, उसको हम वर्कआउट कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको मॉनिटर करके उसका रेक्टिफिकेशन आसान हो जाता है। सो वी यूज मॉड्यूल्स, बेसिक मॉड्यूल एंड मल्टी मॉड्यूल। बेसिक मॉड्यूल का मतलब हो जाता है कैपिटल M यानी कि 100 mm। मल्टी मॉड्यूल इसका मतलब NM यानी N मल्टीपल्स हो गए आपके। N का मतलब 1 2 3 4 से लेकर के N नंबर हो सकते हैं। सो वी यूज मॉड्यूल्स वन और मोर प्लानिंग मॉड्यूल्स। यूज ऑफ रेफरेंस सिस्टम। रेफरेंस सिस्टम का मतलब वी यूज ए रेफरेंस सिस्टम विच इज 3 डायमेंशनल, यानी XYZ हम कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। तो जैसे आपको कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं आप, प्लान में आपको डायमेंशन मालूम रहता है, ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड में आप जैसे वर्टिकल ग्रिड अलग बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल अलग बनाते हैं। किसी कॉलम की कोई बात होती है तो आप कहते हैं B14, यानी B आपकी वर्टिकल ग्रिड है और आपके 14 हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, उसमें आप B14 की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को या मेजर को समझ में आ जाता है कि B14 पे जो कोऑर्डिनेट है इस जगह पे हमको फोकस करना है। सो वी यूज ए रेफरेंस सिस्टम विच इज 3 डायमेंशनल टू डिफाइन कोऑर्डिनेटिंग स्पेसेस एंड जोन्स। स्पेस की बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल हो जाता है, जोन्स की बात करते हैं तो आपका जो है 3 डायमेंशनल हो जाता है। सॉरी, स्पेस भी आपका 3 डायमेंशनल हो जाता है, जोन्स का मतलब भी 3 डायमेंशनल हो जाता है। और बिल्डिंग एलिमेंट्स एंड फॉर द कंपोनेंट्स व्हिच फॉर्म देम, दैट इज रूल्स फॉर द यूज ऑफ मॉडुलर ग्रिड्स। यानी कि हम पहले मॉड्यूल को डिसाइड कर देते हैं जिस पर सारा सिस्टम बेस्ड है, फिर हम रेफरेंस सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं, रेफरेंस सिस्टम में हम ग्रिड फॉलो करते हैं। एंड रूल्स फॉर लोकेशन बिल्डिंग एलिमेंट्स विद इन द रेफरेंस सिस्टम। हम बिल्डिंग एलिमेंट्स को रेफरेंस सिस्टम के अंदर लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स देते हैं, तो उसके लिए भी हम रूल्स बनाते हैं जो आपका बेसिस हो जाता है मॉडुलर कोऑर्डिनेशन का। देन रूल्स फॉर साइजिंग बिल्डिंग कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर वर्क साइजेस, यानी बिल्डिंग कंपोनेंट्स के साथ साथ हम उनके वर्क साइजेस बताते हैं। वर्क साइजेस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इन एवरी बिल्डिंग अगर हमें कोई कंपोनेंट है तो कंपोनेंट को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कोई जॉइनिंग डिटेल होगी या फिक्सिंग डिटेल होगी। जैसे हम ब्रिक को यूज करते हैं तो ब्रिक में ये एज्यूम कि 1/2 इंच यानी 10 से 12 mm का मोर्टार लगता है, तो ब्रिक का मतलब ब्रिक की डायमेंशन के साथ हमें वर्क साइज देना पड़ेगा। वर्क साइज का मतलब 9 इंच का ब्रिक होगा और ½ इंच का मोर्टार ज्वाइंट होगा, तो ये हमारा जो है उसको भी गवर्न करता है। दैट इज रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड इंडिकेशन ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स, ज्वाइंट्स, permissible deviations from indicated linkage measurements and location measurements, and thus also for sizes of joints and joint variations. ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये आती है जैसे आप कोई मटेरियल रेडीमेड खरीदने जाते हैं, रेडीमेड मटेरियल के ऊपर एक डायमेंशन लिखी होती है x प्लस माइनस 2%, 5% या 4 mm, 5 mm, तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग एनी कंपोनेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाए या थोड़ा कम बड़ा बने, छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। सो व्हेन वी राइट प्लस माइनस डायमेंशन, इसका मतलब वो आपका जो है कंपोनेंट 2400 बाई 1200 का है, उसमें हम लिख देते हैं कि प्लान डायमेंशन में आपका या सरफेस डायमेंशन में प्लस माइनस 5 mm, यानी कि 2405 हो सकता है या 2395 हो सकता है या 1205 हो सकता है या 1195 mm डायमेंशन हो सकती है। ये हमको लिखना होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है कि कंपोनेंट आपका साइज से छोटा बन जाए या साइज से बड़ा बन जाए। सो वी create rules for sizing building components in order to determine their work sizes. वर्क साइजेस में क्या होता है, जब टॉलरेंस को हम एकोमोडेट कहाँ करते हैं, जैसे ब्रिक है तो ब्रिक को आप कभी भी नापेंगे, सारे ब्रिक के डायमेंशन आपको 9 बाई 4.5 बाई 3 इंच के नहीं मिलेंगे। हो सकता है ब्रिक के साइजेस में किसी भी डायमेंशन में हो सकता है कि आपका 2 mm 4 mm का फर्क मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई टॉलरेंस लिमिट तो बनानी पड़ती है और वो टॉलरेंस एकोमोडेट हो जाती है आपके फिक्सिंग डिटेल में, ज्वाइंटरी डिटेल्स में। यानी कि ब्रिक के डायमेंशन चाहे जो हो, हम कोशिश करते हैं 9 इंच का ब्रिक है, ½ इंच का मोर्टार लगना है, तो यानी 9.5 के हम मल्टीपल लेके चलते हैं, तो 9.5 के हिसाब से हम डिजाइन करते चले जाते हैं कि एक ब्रिक को यूज करना है तो दोनों तरफ आधा चौथा इंच का मोर्टार आ जाएगा। उसमें क्या होता है, अगर ब्रिक का साइज आपका थोड़ा सा कम हो गया
तो मोर्टार बढ़ जाएगा। और ब्रिक का साइज अगर आपका जो है बड़ा हो गया तो मोर्टार थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि हम 10 से 12 mm आधा इंच के मोर्टार जब मान के चलते हैं तो मोर्टार हो सकता है 8 mm का हो जाए, या मोर्टार हो सकता है 15 mm का हो जाए, बिकॉज ब्रिक साइज गवर्न्स द टॉलरेंस लिमिट। तो ब्रिक जो है आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो जो टॉलरेंस है वो डायमेंशन हम एकोमोडेट करते हैं फिक्सिंग में। देन रूल्स फॉर डिफाइनिंग प्रेफर्ड साइजेस फॉर बिल्डिंग कंपोनेंट्स। प्रेफर्ड साइजेस की जरूरत यहाँ क्यों पड़ रही है? बिकॉज क्योंकि जो भी बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग में कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, उसमें हमको कुछ साइजेस प्रेफर्ड हो जाते हैं। जैसे आपको बताया कि 2.5 फीट का दरवाजा टॉयलेट में लगता है, तो 2.5 फीट का दरवाजा फिक्स हो गया है। मार्केट में आप जाके बोलोगे हमें टॉयलेट का दरवाजा बनाना, तो कारपेंटर हो या आपका टिम्बर स्टोर हो, आपको 2.5 फीट की नाप से काट के लकड़ी दे देगा तुरंत। उसको मालूम है कि ये यूज होना ही होना है, तो वो आपको तुरंत वो उस स्टैंडर्ड साइज में आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देगा। सो प्रेफर्ड साइजेस का मतलब होता है कि मॉड्यूल्स या मल्टी मॉड्यूल्स तो हम यूज कर ही रहे हैं, बट उसमें से भी कुछ डायमेंशन आपके प्रेफर्ड हो जाते हैं। प्रेफर्ड का मतलब जैसे आपने बायलॉज में लिखा देखा होगा, रूम की विड्थ हम जो है 8 फीट से कम नहीं रखेंगे। इसका मतलब कुछ आपके मटेरियल के कंपोनेंट जो है 8 फीट के डायमेंशन में मिलेंगे। सबको मालूम है कि हमको 8 फीट के डायमेंशन यूज करनी ही करनी है, तो ये आपके प्रेफर्ड साइज में हो जाता है। प्रेफर्ड साइज का मतलब द साइजेस विच आर यूज्ड मोर प्रोमिनेंटली एट सम लोकेशंस। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेफर्ड साइजेस की वजह से कंट्रोलिंग डायमेंशंस क्रिएट हो जाती हैं और बिल्डिंग्स, दैट इज प्रेफर्ड मल्टीपल्स ऑफ द बेसिक मॉड्यूल टू बी यूज्ड प्राइमरली इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिंकेज डायमेंशंस ऑफ कंपोनेंट्स। प्रेफर्ड साइजेस की बात आती ही आती है किसी भी बिल्डिंग में कंपोनेंट के लिए, एज ए पार्ट और एज ए होल। जैसे आपको बिल्डिंग में सपोज आप देखते हैं टाइल लगानी होती है, तो टाइल लगानी है टॉयलेट में, तो आपके जो है पहले 4x4 इंच की आती थी, फिर 4x8 की आने लग गई। आज की डेट में आप देख रहे हैं टॉयलेट में टाइल लगानी तो 8x12 इंच के साइजेस के टाइल वॉल्स में लगने के लिए आती है। वॉल टाइल्स के लिए प्रेफर्ड साइज क्या हो गया? 8x12 इंच। आप मार्केट में जाएंगे आज की डेट में, आपको होगा हमें टॉयलेट टाइल लगानी है, तो आपको 8x12 इंच की या 12x12 या 12x18 इस तरह के प्रेफर्ड साइजेस में आपको रेडीमेड तुरंत मिल जाएगी। आपको ऑर्डर देना है, आपको पहुंचा देगा वो। जैसे फ्लोर टाइल्स होती हैं, फ्लोर टाइल्स में आपकी जो है जो आपके ग्लेज टाइल्स होती है वो 1x1 फीट की आती हैं, 14x14 इंच की आती हैं, 18x18 की आती हैं। और आपकी जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है वो 2x2 फीट की आती हैं, 14x14 इंच से लेकर के 18x18 2x2 फीट की आती हैं। तो आपको मालूम है दीज आर प्रेफर्ड साइजेस। यानी आज की डेट में किसी को कमरे में यूज करना होता है तो वो कहता है कि छोटा कमरा है, जैसे टॉयलेट में लगाना है, तो कहता है 1x1 फीट टाइल लगा देते हैं। बड़ा कमरा होता है 10 फीट से ऊपर, तो कहते 2x2 फीट टाइल लगा दो। तो 2x2 फीट की जो टाइल है, इट इज द प्रेफर्ड साइज फॉर used in any building. So the rules for modular coordination in addition should be supplemented by drawings of modular details. यानी कि जो डिटेल्स आप पहले बना रहे थे ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए हमें ड्राइंग भी बनानी होती हैं विद मॉडुलर डिटेल्स। हाउ मॉडुलर कंपोनेंट्स आर फिटेड इनटू द बिल्डिंग एंड प्लेस्ड इन द मॉडुलर ग्रिड। इसमें जो ड्राइंग्स में हम कैसे शो करते हैं, जो सिंबल्स नोटिफिकेशंस हैं, उसके लिए हमने गूगल पे शेयर की हुई है, IS कोड का है उसमें कि ड्राइंग जैसे अभी तक आप जो ड्राइंग बनाते हैं तो आपको ऑटोकैड मालूम है कि सेंट्रल लाइन डायमेंशन ऐसे शो करनी है, ग्रिड में ऐसे लिखना है, और अगर हमको कोई डायमेंशन देनी है तो उसको हमको कैसे मेंशन करना है। तो वो जो आपका साइनेज है, लीजेंड है मॉडुलर कोऑर्डिनेशन का, वो IS कोड में है। एंड IS कोड जो भी फॉलो कर रही है मॉडुलर कोऑर्डिनेशन के लिए, इट इज फॉलोइंग द ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड्स हैं, उसी को हमारे BIS ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एज इट इज फॉलो किया हुआ है। तो उसके लिए जो आपके नोटेशन सिंबल्स हैं वो रेगुलर से डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर आप मॉडुलर कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो आपको वो सिंबल्स नोटेशन फॉलो करने पड़ेंगे। मॉड्यूल आपको जैसा बताया, बेसिक मॉड्यूल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ साइज इन मॉडुलर कोऑर्डिनेशन, एंड दिस मॉड्यूल is known as capital M and its value 1M equal to 100 mm. And the coordinating sizes are building components of the parts of buildings they form and of building themselves shall be multiples of the basic module. यानी कि जब मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं तो सारी चीजें हमारी इसके मल्टीपल्स में होनी चाहिए, यानी n नंबर ऑफ मल्टीपल्स हम यूज कर सकते हैं। एंड होल मल्टीपल्स जब यूज करते हैं होल नंबर में, तो उसको बोलते हैं मॉडुलर मेजरमेंट्स। अब क्या होता है कि कई डायमेंशन आपकी बिल्डिंग में मल्टीपल्स में नहीं हो सकती, फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, लेकिन अगर मल्टी मॉड्यूल्स की बात करते हैं, मल्टी मॉड्यूल्स में भी हम प्रेफर्ड डायमेंशन यूज करते हैं। क्योंकि बिल्डिंग में अगर यूज करना है, तो अगर हम बात करें कि अगर हमको रूम बनाना है, तो रूम में अगर हम बोल रहे हैं बार बार कि जो है 30 m, 30 m की बात करेंगे,
तो उसमें बार बार यूज करने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसमें मल्टी मॉड्यूल्स कई बार फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि छोटी प्लानिंग करनी होती है तो हम बात करते हैं कि 100 mm मल्टीपल्स में हमने बोल दिया कि 1 mm 2 mm 3 mm। लेकिन कई बार यूज करने के लिए होता है, जैसे आपको बिल्डिंग की हाइट डिफाइन करनी है, हाइट डिफाइन करनी आपको मालूम होता है इसकी 3 मीटर हाइट है, तो आप साफ साफ लिख देते हो कि 30 mm। 30 mm का मतलब एक बार फिक्स कर दिया तो एक मल्टी मॉड्यूल आपका फिक्स हो गया, यानी 30 mm का मतलब 3000 mm आपके जो है हाइट बिल्डिंग की फिक्स है। तो आपको एलिवेशन में लिखना हो, सेक्शन में लिखना हो तो 30 mm लिख देते हैं, तो वो आपका मल्टी मॉड्यूल एक सेट आपका जो है ऑप्टिमाइज कर लिया हमने डायमेंशन को। सिंपली प्लान में भी होता है, कई बार हमको मालूम रहता है कि हमने कमरे को बनाना है 3 बाय 4 मीटर का बनाना है, तो 30 mm बाय 40 mm एक साइज फिक्स हो गया। इस तरह की चीजें हम मल्टीपल्स को यूज करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ द बेसिक मॉड्यूल, एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स मल्टी मॉड्यूल्स विल सूट पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। बिल्डिंग टाइपोलॉजी के हिसाब से मल्टी मॉड्यूल्स चेंज होते जाएंगे। And however, since their values must not be chosen arbitrarily if dimensional coordination is to be achieved। अभी आपको बताया कि कोई ना कोई हम डायमेंशनल साइजेस को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, आर्बिट्रेरली यूज नहीं करते हैं हम, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अल्टीमेटली बिल्डिंग जो गवर्न होती है फिनिशिंग कंपोनेंट्स के साइज से गवर्न होती है। यानी क्या, बिल्डिंग जब भी बनाएंगे तो 9.5 फीट बाई 11.5 फीट का कमरा नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम रहता है कि अगर हम इसमें टाइल लगाएंगे 2 बाई 2 फीट की टाइल आएगी, 2 बाई 2 फीट टाइल लगाएंगे तो हमें 9.5 में अगर टाइल लगाना चाहेंगे तो टाइल कटेगी, हमारी जो टाइल कटेगी तो वेस्टेज हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। इसलिए आप देखिए कि जब फिनिशिंग कर रहे होते हैं कमरे में तो हमको बॉर्डर क्रिएट करना पड़ता है, या कोशिश करते हैं 9.5 फीट की कमरे की चौड़ाई है तो कोशिश करते हैं 4 टाइल हमें 2-2 फीट की पूरी लग गई, यानी 8 फीट निकल गया पूरा, अब बचा 1.5 फीट। 1.5 फीट में दोनों तरफ 9-9 इंच की पट्टी दे देते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं कमरा जो है हमारा देखने में ठीक से लगे। अगर आप एक ही कलर की टाइल लगा रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो उसमें वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज को दोनों तरफ हम ऑप्टिमाइज कर लें, यानी कि वेस्टेज एक तरफ नहीं ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 9.5 फीट कमरे की चौड़ाई है तो 4 टाइल आपकी पूरी लगेंगी, एक टाइल कटेगी। एक टाइल कटेगी, एक तरफ नहीं काटते हैं, एक तरफ तभी काटते हैं, वो नॉर्मली पीछे का हिस्सा होता है जहाँ पे कोई फर्नीचर लग चुका होगा ये दिखाई ना पड़े। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, जब टाइल लगाते हैं तो कई बार स्कर्टिंग लगती है, स्कर्टिंग लगने की वजह से आधा पौन इंच 2 इंच तक की आपकी जो है वो जगह मर जाती है, तो उसको भी हमें मिनिमाइज करना होता है। तो नॉर्मली कोशिश क्या करते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने ऑफिस में ट्रेनिंग में अगर ने फ्लोर प्लान आपने बनाया होगा मार्बल लगाने के लिए, टाइल लगाने के लिए, तो हम टाइल या मार्बल जब भी लगाते हैं तो कमरे के सेंटर से लगाते हैं, सेंटर से चारों तरफ स्प्रेड करते हैं हम, और जो जगह किनारे बच जाती है उसको बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। बॉर्डर हम कई बार अलग अलग कलर के कर देते हैं, कई बार बॉर्डर में एक अलग पट्टी क्रिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आपके कमरे में सपोज आपने देखा कि 4 टाइल पूरी लग रही है, साइड में जो जगह बच रही है उसमें भी कट के लग रहा है, तो उसमें हम कई बार बीच में 3 इंच की 2 इंच की पट्टी क्रिएट कर देते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द वेस्टेज, वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द मटेरियल। और इसमें हम वैल्यूज जो है आर्बिट्रेरली चूज नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो डायमेंशनल आपका कोऑर्डिनेशन हो वो हमारे सबके भले के लिए हो, आर्बिट्रेरली ना हो। Then using multi modules, it is possible to achieve substantial reduction in the number of coordinating sizes। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइजेस हैं आपके मिनिमम होते जाएंगे। आपको मालूम रहेगा कि हमारे पास 4 तरह के डायमेंशंस हैं, तो 4 तरह के डायमेंशंस हैं आपको, इसमें आपको कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है। एंड फर्दर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइजेस में बी अचीव्ड बाय मींस ऑफ जनरल सीरीज ऑफ मल्टी मॉड्यूलर साइजेस बेस्ड ऑन selected multi modules as per the need। we try to follow and optimize the general series of multi modular sizes। Then such a reduction is particularly recommended for components having at least one dimension equal to one of the dimensions of the functional element of which they are a part। यानी कि जो भी डायमेंशन हम मल्टी मॉड्यूल्स में लेते हैं कोशिश करते हैं कि एक कोई हमारी फंक्शनल डायमेंशन होगी फंक्शनल एलिमेंट की, उसके मल्टीपल्स में जाए, जिससे कि हमको बाकी चीजों को कोऑर्डिनेट करना या उसकी हार्मोनी में रखना आसान हो जाता है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉन मॉड्यूलर साइजेस। अब अगर मॉडुलर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को मॉडुलर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका डोर की थिकनेस हो जाती है, आपकी टाइल की थिकनेस हो जाती है, आप कहते हो कि मेरे को स्लैब कास्ट करनी है, तो स्लैब को हम 100 mm के मल्टीपल में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्लैब जब स्ट्रक्चरली हम उसको डिजाइन करते हैं तो स्लैब की थिकनेस हो सकता है 100 mm आएगी, या स्लैब की थिकनेस हो सकता है 105 आ जाए, 110 आ जाए, 120 आ जाए। तो द थिकनेस ऑफ एनी मटेरियल में और मे नॉट कंफर्म टू द मॉडुलर कोऑर्डिनेशन। जो चीज हम कास्ट कर रहे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम उस मॉडुलर कोऑर्डिनेशन को फॉलो करें। यानी सरफेस डायमेंशन तो फॉलो कर सकती है,
प्लान डायमेंशन आपके एक्स बाई वाई डायमेंशन तो आपके मॉडुलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलेगी, बट थिकनेस कभी भी नहीं उसके हिसाब से आएगी। आप बिल्डिंग की हाइट तो फिक्स कर सकते हैं कि हाइट हम जो है मल्टी मॉड्यूल्स के हिसाब से बना लेंगे, बट वॉल की थिकनेस आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप वॉल की थिकनेस की बात करते हैं तो आपके ब्रिक की डायमेंशन आपके 230 mm होती है या 115 हो जाती है, तो वो मॉड्यूलर तो होती नहीं है। तो मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन को फॉलो करने के लिए मॉड्यूलर ब्रिक्स बनाए गए थे 100 by 100 by 200 mm, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जब ब्रिक को हम यूज करते हैं तो ब्रिक को मेसन हाथ से उठा के दीवार पर रखता है, तो 3 इंच का ब्रिक उठा के रखने के लिए उसकी ग्रिप में आसानी होती है, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर बीच में 3 इंच की कोई चीज उठाना हैंडी होता है, उसके लिए दिक्कत नहीं होती। 4 इंच बाय 4 इंच का ब्रिक बना तो मॉडलर ब्रिक बना, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि 4 इंच की चीज को उठाना हाथ से मुश्किल हो जाता है, तो उसको दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। तो जब मेसन को दोनों हाथ से उठा के दीवार पे एक ईंट रखनी पड़ेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो उसको मान लीजिए काट के कोई इम्पोजर लगाना है या ब्रिक बैट लगाना है तो उसका काम बढ़ जाएगा, हैंडी नहीं रह जाता, उसका वजन बढ़ जाता है। तो 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच का ब्रिक ट्रेडिशनल ब्रिक अभी भी इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो हैंडी होता है, मेसन के लिए काम करना आसान होता है, और मॉडुलर ब्रिक इसीलिए फेल हो गया। देन थिकनेस ऑफ मैनी बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज में बी नॉन मॉडुलर। कोई भी आपकी कंपोनेंट होगा बिल्डिंग में, असेंबली में, कैसे भी करेंगे, नॉर्मली थिकनेस कंपोनेंट आपका नॉन मॉडुलर होगा ही होगा, उसको आप मॉडुलर कोऑर्डिनेशन में ला नहीं सकते चाहे जितनी कोशिश कर लें। अब जैसे आपके बीम का क्रॉस सेक्शन है, कॉलम क्रॉस सेक्शन है, तो कॉलम में तो एक बार आप कर सकते हो कि चलो सारे कॉलम हमने सेम साइज के कर लिए। बीम में भी करना मुश्किल हो जाता है, कॉलम में भी मुश्किल ये हो जाता है कि सारे कॉलम एक साइज के कर नहीं सकते। हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि हमारे जो जितने कॉलम बाहर वाले हैं बाउंड्री पर लगे हुए हैं वो सारे कॉलम एक साइज कर लें, बीच वाले कॉलम हेवी होंगे, इस पर चारों तरफ लोडिंग है, उसको थोड़ा हेवी रखना पड़ेगा। तो हम साइजेस को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग में 4 तरह के कॉलम है, 5 तरह के कॉलम है, 10 तरह के कॉलम है, लेकिन अगर आप सोच लो सारे कॉलम सेम साइज कर लो तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? कंक्रीट का नुकसान होगा, क्योंकि सारे कॉलम सेम साइज के हो ही नहीं सकते। कॉलम डिजाइन होता है एज पर लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशंस के लिए क्या होता है कि कॉलम अगर कोने पे है तो उस पर 2 तरफ से लोडिंग है, कोना आपके सेंटर में है तो कॉलम में आपके चारों तरफ से लोडिंग है। तो जिस पे कॉलम पे चारों तरफ से लोडिंग है उसके पर लोड ज्यादा है, यूडीएल ज्यादा होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। सिंपली एसेंट्रिक कॉलम है तो उस पर लोडिंग आपके जो है डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, वो स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर बनाना पड़ेगा। इसलिए हम कॉलम को चाह कर भी हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते साइजेस में, कोशिश करते हैं हम, बट कॉलम में हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रिइंफोर्समेंट के हिसाब से हमको डिजाइन करना ही होता है, तो उसके डायमेंशन क्रॉस सेक्शन है, सिंपली बीम के डायमेंशन हैं, उसको हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि इस कमरे में या इस पूरी बिल्डिंग में 10 तरह की बीम होंगी, 100 तरह की नहीं होंगी, इतना ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। वो ऑप्टिमाइज क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज दे फॉर्म वर्क, जिससे कि हमारे फॉर्म वर्क जो यूज कर रहे हैं उसका किराया लगता है, तो फॉर्म वर्क के हमने स्टैंडर्ड साइज फिक्स कर लेते हैं कि हमारे कॉलम जो कमरे में होंगे वो आपके 9 बाई 12 इंच के होंगे, 9 बाई 18 के होंगे, 1 फीट बाई 2 फीट के होंगे। तो हम कॉलम साइजेस 3-4 तरह के वर्कआउट कर लेते हैं जिससे कि हम एक फॉर्म वर्क लगाएं उसको बार बार रिपीट कर सकें, तो फॉर्म वर्क की कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो जाती है, बच जाती है। वैसे सिंपली बीम में होता है शटरिंग हमें लगानी है तो जो बीम के स्टैंडर्ड साइजेस उसके फॉर्म वर्क मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, इधर आप खरीद सकते हैं या उसको आप रेंट पे यूज कर सकते हैं। तो अगर बीम के कॉलम के क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन अगर हम ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो शटरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ा देगी। एंड आवर प्राइमरी एम वाज टू रिड्यूस द मिनिमाइज द कॉस्ट, इसलिए हम क्रॉस सेक्शन डायमेंशन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के वो मॉडुलर कोऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं, बट द सेंट्रल लाइन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कॉलम बीम्स में बी फॉलोइंग द मॉडुलर कोऑर्डिनेशन। उसको प्लेसमेंट हमारा मॉडुलर कोऑर्डिनेशन में हो सकता है, बट उसके जो कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स हैं वो मॉडुलर कोऑर्डिनेशन को नहीं फॉलो करेंगे। And so such thicknesses are determined by economic and functional considerations. In some cases such sizes should be coordinated by the use of simple fractions. Fractions की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपकी डोर की थिकनेस है, ग्लास की थिकनेस है, इस तरह की जो फर्नीचर आप बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, जो आपके इस तरह की चीजें हैं, उन सब में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमको उसमें थिकनेस को कई बार फ्रैक्शंस में जाना पड़ता है। फ्रैक्शन से जाते हैं तो उसको बोलते हैं सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल हो जाता है यानी कि फ्रैक्शन 100 mm के फ्रैक्शंस में आ जाता है। जैसे आपको लेमिनेट यूज करना है तो लेमिनेट की जो थिकनेस है वो आपकी 1 mm होगी, तो 100 mm के कोऑर्डिनेशन को फॉलो नहीं कर पाएगी। आप प्लाई यूज करते हैं, प्लाई की थिकनेस आपकी 1 mm, 3 mm, 6 mm से लेकर के आपका 40 mm तक के आपके डोर्स आते हैं, ब्लॉक डोर्स, ब्लॉक, ये सब जो है मॉडुलर कोऑर्डिनेशन को फॉलो नहीं करते। इसमें आपके सब मॉड्यूल्स होते हैं। सब मॉड्यूल्स का मतलब मल्टीपल्स, यानी कि मॉड्यूल 100 mm, मल्टीपल मॉड्यूल
का मतलब n मल्टीपल्स ऑफ बेसिक मॉड्यूल, और सब मॉड्यूल का मतलब फ्रैक्शन ऑफ द बेसिक मॉड्यूल। तो फ्रैक्शन का मतलब सब मॉड्यूल्स का मतलब आप जैसे कहते हो 10 mm का ये आपका थिकनेस है, इसकी 12 mm है, 15 mm है, 18 mm है, तो इस तरह के सब मॉड्यूल्स बन जाते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि आधा इंच का मोटा जॉइंट होगा, या आपको जो है प्लाई यूज कर रहे हैं, प्लाई आधा इंच थिक है या पौन इंच थिक है, या दरवाजे की बात करते हैं आप कहते हो 1.25 इंच मोटा दरवाजा है, 32 mm का है, ये सारी चीजें जो होती हैं, या 2 इंच मोटा है, 50 mm है, ये सारी चीजें जो होती हैं सब मॉड्यूल्स में आ जाती हैं। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज फॉर मल्टी मॉड्यूल्स एंड प्लानिंग मॉड्यूल्स शैल नॉट बी बेस्ड ऑन सब मॉड्यूल्स, यानी कि मल्टी मॉड्यूल्स और प्लानिंग मॉड्यूल्स की जब बात करते हैं तो वो सब मॉड्यूल्स पे बेस नहीं करते हैं। यानी कि हम किसी बिल्डिंग को जब डिजाइन करते हैं तो दरवाजे थिकनेस के हिसाब से कि 1.25 इंच का दरवाजा है, 1.25 इंच के मल्टीपल हम ग्रिड नहीं बनाते हैं, हम ग्रिड बनाते हैं मल्टी मॉड्यूल्स या प्लानिंग मॉड्यूल्स का मतलब NM पे हम उसको साइजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। देन रेफरेंस सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। पॉइंट का मतलब आपको कोऑर्डिनेट आपको स्पेसिफाई करने होंगे, लाइंस का मतलब आपको जब एलिवेशन में या प्लान में कोई चीज मार्क करनी है तो वो ग्रिड लाइन मार्क करनी है, तो लाइंस भी रेफरेंस सिस्टम में गवर्न होंगी। प्लेन्स का मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, यानी कि आपका फ्लोर पे या वॉल्स की जब बात करते हैं तो हमारा 3 डायमेंशन में एक रेफरेंस सिस्टम क्रिएट होगा और वो आपका मॉडुलर कंडीशन को फॉलो करेगा, एंड टू विच द साइजेस एंड पोजीशंस ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स और असेंबलीज रिलेट। यानी कि एक 3D ग्रिड बनाएंगे, 3D ग्रिड में हम कोऑर्डिनेट्स लोकेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स आपके पॉइंट हो जाएंगे। अगर हम एक लाइन बनाएंगे तो वो आपको लाइन डिमार्केट करेगी रेफरेंस सिस्टम के तहत। और अगर प्लेन की बात करते हैं, सपोज हमें फ्लोरिंग करनी है तो फ्लोरिंग में आपका एक्स वाई प्लेन हो जाता है। अगर आप वॉल की बात कर रहे हैं कि वॉल में हमें विंडो लगानी है तो आपका वाई जेड या एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, वो रेफरेंस सिस्टम के भीतर ही एक्ट कर रहा होगा। एंड रेफरेंस सिस्टम शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज and may also form the basis of the system of lines from which measurements on site are set out। यानी कि मेजरमेंट में सब में रेफरेंस सिस्टम को यूज करते हैं, तो डिजाइन स्टेज से लेकर के आखिरी तक आपको वो यूज करना होता है। एंड मॉडुलर स्पेस ग्रिड का मतलब जो 3 डायमेंशनल ग्रिड हमने बनाई है वो मॉडुलर ग्रिड को फॉलो कर रही है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इन सच ए सिस्टम इज इक्वल टू द बेसिक मॉड्यूल और मल्टी मॉड्यूल। यानी कि हम एक्स वाई जेड में अगर ग्रिड बनाते हैं तो NM, यानी कि हमारा हो सकता है कि वो मॉड्यूल के डायमेंशन आपका 6M बाई, वो आपका मल्टी मॉड्यूल आपका एक्स वाई जेड तीनों में सेम भी हो सकता है, तीनों में डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो है यह 3M बाई 4M बाई 5M। इसका मतलब यह है कि एक्स वाई जेड तीनों में हमने मल्टी मॉड्यूल्स की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सबका अलग अलग हो सकता है। सेम भी हो सकता है 3M बाई 3M बाई 3M कर सकते हैं, या हम 3/4 बाई 5M कर सकते हैं, या हम किसी एक्स वाई दोनों को सेम कर लें 3/3M बाई 4M। तो मल्टी मॉड्यूल्स में कोशिश करते हैं हम बेसिक मॉड्यूल्स के मल्टीपल में हो और वो मल्टी मॉड्यूल की डायमेंशन आपकी चेंज हो सकती है। मॉडुलर ग्रिड्स डिजाइन्स हैव टू एक्सप्रेस इन 2 डायमेंशंस। मॉडुलर ग्रिड की बात करते हैं जब, ग्रिड इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल, and to this end horizontal and vertical projections of the modular space grid are used, which are known as modular grid. Different modular grids may be superimposed on the same plan or elevation for different purposes। जैसे आप AutoCAD में काम करते हैं, लेयर्स की बात करते हैं, जब आपको वॉल्स बनानी होती थी एक लेयर बनाते हैं कि ये सेंट्रल लाइन ग्रिड हो गई। जब आप फ्लोरिंग कर रहे होते हैं तो फ्लोरिंग के लिए आप कहते हैं कि सेंट्रल लाइन ग्रिड उसकी चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए दूसरी ग्रिड बनाते हैं। तो इस तरह की जो लेयर्स आप बनाते हैं, ये लेयर्स का मतलब इसी तरह से आपकी ग्रिड भी कई बन जाती हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स। जितने आपके डिफरेंट नेचर के वर्क होते हैं सबके लिए हम ग्रिड अलग अलग बनाते हैं। सेंट्रल लाइन ग्रिड बनाते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए, फ्लोरिंग को ले करने के लिए हम फ्लोरिंग के लिए ग्रिड अलग बनाते हैं, वॉल पे कोई काम करना है एलिवेशन में उसकी ग्रिड हम अलग बनाते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के लिए कॉलम बीम को मार्क किया है उसकी ग्रिड हम अलग बनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स वी क्रिएट डिफरेंट मॉडुलर ग्रिड्स एंड विच मे बी सुपर इम्पोज्ड, जैसे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से सुपर इम्पोज कर सकते हैं। The advantage of using grids is that they provide a continuous reference system. The position of components and their coordinating dimensions can thus be recognized both by those preparing drawings and by those reading them. Basic module grid का मतलब हो गया fundamental grid in which the spacing of consecutive parallel lines is equal to the basic module। जो grid हम बनाते हैं basic module में तो 100 mm के multiples में ही grid आपकी बनती चली जाएगी।
मतलब वो आपके ग्रिड के बीच में डायमेंशन 100 by 100 mm ही रहेगी। और मल्टी मॉड्यूल की जब बात करते हैं तो मल्टी मॉड्यूल में आपका जो है 3m by 3m की हो सकती है ग्रिड, 3x4m की हो सकती है। तो ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर दोनों ग्रिड हम फॉलो कर सकते हैं। एंड लाइन्स इन मल्टी मॉड्यूल ग्रिड नॉर्मली coincide with lines in the basic module grid. एंड रेफरेंस सिस्टम इंटरप्शंस भी आते हैं। इंटरप्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसे आपको बताया, जैसे वॉल है, तो वॉल की थिकनेस जो होती है आपके 230 mm होती है। तो 230 mm आप जब बना रहे हैं वॉल को, तो उसको हम एकोमोडेट करते हैं थ्रू सेंट्रल लाइन ग्रिड। तो सेंट्रल लाइन ग्रिड जो बनती है वो आपकी मॉडलर हो सकती है, या हो सकता है कि हम मॉडलर ग्रिड जब बनाते हैं तो कोशिश करते हैं किस मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है। यानी कि अगर आपकी बिल्डिंग में मार्बल लग रहा है या ग्रेनाइट लग रहा है, ग्रेनाइट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम फ्लोर की जो डायमेंशन रखें वो मॉडलर हो जाए, इससे वेस्टेज हमारी मिनिमाइज हो जाए। ये प्लानिंग में हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी ग्रिड क्या रहेगी। हो सकता है कि सेंट्रल लाइन ग्रिड आप बनाएं तो वो कह दे आप सेंट्रल लाइन ग्रिड हमारी 3100 बाई 3100 की है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब 3100 बाई 3100 के बाद जब वॉल हमारी निकाल देंगे, कमरा बचेगा, तो कमरे की डायमेंशन जो हमारी होगी वो हमारी 3 मीटर बाई 3 मीटर की आ जाएगी। जिसमें हमको ग्रेनाइट लगानी है तो 600 बाई 600 ग्रेनाइट के पीछे हम लगा देंगे बिना कट किए हुए। तो इसका मतलब ये है कि हमको वो ग्रिड फॉलो करनी होती है। प्रॉब्लम दूसरी ये आ जाती है कि जब हमारे पास स्पेसेस निकलती हैं और उसमें हमारे पास मॉडलर ग्रिड फॉलो कर नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको हम इंटरप्शन मानते हैं। इंटरप्शन का मतलब मॉडलर ग्रिड हम सब जगह नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, सो वी ट्राई टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। उसके बाद क्या होता है, हम न्यूट्रल जोन क्रिएट करें। न्यूट्रल जोन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बताया था कि फ्लोरिंग जब पैटर्न ले करते हैं तो सेंटर से हम दोनों तरफ टाइल लगा देते हैं। तो सेंटर दोनों तरफ लगा देते हैं, जो लास्ट में जगह बचती है वो उसमें बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन का मतलब इट मे बी मॉडलर, इट मे नॉट बी मॉडलर। जैसे आप कमरे की डायमेंशन सपोज आपके 3 मीटर बाई 3 मीटर की है, तो 3 मीटर बाई 3 मीटर की है, अगर आप लगाना चाहते हैं कमरे में मार्बल, तो आपको, या टाइल 2 बाई 2 फीट वाली, तो आपकी जो है 5 लग जाएंगी आराम से। लेकिन यही कमरे की डायमेंशन अगर 2700 होती, तो 2700 में प्रॉब्लम ये आती है कि 2 बाई 2 फीट की टाइल लगाएंगे तो 8 तो पूरी, 4 तो पूरी लग जाएंगी, एक आपकी कट के लगेगी। तो कट के जो डायमेंशन बच रहा है वो 300 बच रहा है। तो 300 जो डायमेंशन बची वो न्यूट्रल जोन की डायमेंशन हो गई, वो मॉडलर है, क्योंकि 300 का मतलब 3, हम 30 m की बात कर रहे हैं, 3 m की बात कर रहे हैं, तो 3 बेसिक मॉड्यूल के बराबर हो गए, वो न्यूट्रल जोन है बट मॉडलर है। लेकिन यही डायमेंशन अगर आपके 250 बचती तो डायमेंशन आपकी नॉन मॉडलर हो जाती। तो जो डायमेंशन आपके मॉडलर ग्रिड को फॉलो नहीं करते हैं उसको हम न्यूट्रल जोन में कन्वर्ट करके किनारे ले आते हैं। यानी कि न्यूट्रल जोन के अलावा जो डायमेंशन बचती है उसको हम मॉडलर कर लेते हैं। तो कमरे में जब हम कोई पार्टीशनिंग कर रहे होते हैं या हम फ्लोरिंग कर रहे होते हैं इंटीरियर्स के लिए, तो हम सारे डायमेंशन को मॉडलर जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मॉडलर जोन के बाद जो डायमेंशन बचती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जोन। तो न्यूट्रल जोन क्या होता है कि जैसे आपको कमरे में पैनलिंग करनी है, तो पैनलिंग करने के लिए आपने क्या देखा कि जो डायमेंशन आपके सपोज 3050 डायमेंशन थी कमरे की, 3050 में आप क्या करेंगे, 3000 तो आपने यूज कर लिया फ्लोर में, 50 को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उस पर हम पैनलिंग वॉल में करें तो वो डायमेंशन उधर ले जाएं, या उसमें हम प्लास्टर मोटा कर दें। इस तरह के इंटीरियर्स में डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं टू accommodate the neutral zone. And when several modular grids are used in designing the same plan, it may be advantageous to displace the grids with reference to each other in one or both directions. ये आपका जो है जैसे कई लेयर्स होते हैं इनको हम डिस्प्लेस कर देते हैं as per the need of the material. And the displacement between grids shall be chosen so as to produce a solution appropriate to the project as a whole. यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट ग्रिड्स में करते हैं वो प्रोजेक्ट के अल्टीमेट कॉस्ट के हिसाब से करते हैं। यानी कि आपने सेंट्रल लाइन डायमेंशन तो वॉल्स के लिए दी थी, फ्लोरिंग पैटर्न के लिए आप सेंट्रल लाइन डायमेंशन दूसरी दे देते हो। क्यों? क्योंकि हम फ्लोरिंग की जो कॉस्ट है उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। Then we control the reference system also. The planes in the modular space grid form a fundamental system of reference for the elements of construction and therefore are termed as controlling planes. Controlling planes का मतलब हम उसमें planes इवॉल्व करते हैं, डिवाइस करते हैं कि ये डायमेंशन हमारी इस प्लेन पे गवर्न होगी। तो यानी कि वो जो प्लेन जिसके थ्रू हम गवर्न कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग प्लेन। जैसे आप बात करते हो कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो आप कहते हो कि 10 मंजिल की बिल्डिंग बनी, 10 मंजिल में फ्लोर एक्ट्स एज ए कंट्रोलिंग प्लेन। फ्लोर की बात करें हम, फ्लोर लेवल या सीलिंग लेवल, तो आपका कंट्रोलिंग प्लेन हो जाता है।
फिर उसमें क्या करते हैं कि उसके बीच में वी डिवाइस जोन्स। जोन्स का मतलब जोन्स ऑफ फ्लोर्स, वॉल्स एटसेट्रा लाइंग बिटवीन कंट्रोलिंग प्लेन्स। जैसे आप कहते हो कि आपके फ्लोर लेवल है, ये सीलिंग लेवल है, तो फ्लोर प्लेन और सीलिंग प्लेन के बीच की जो जोन आ जाती है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग जोन। ये हम पहले से डिसाइड करते हैं। डिसाइड क्यों करते हैं? कि जब स्लैब हम कास्ट करते हैं तो जब कंस्ट्रक्शन में डायमेंशन देते हैं, डायमेंशन आर ऑलवेज अनफिनिश्ड डायमेंशन, यानी कि हम उसमें प्लास्टर डायमेंशन नहीं देते हैं। तो जैसे हम फ्लोर टू फ्लोर हाइट कमरे में जब आप बनाते हैं प्रेजेंटेशन ड्राइंग, तो आप कहते हो कमरे की हाइट हमारी 10 फीट है, यानी 3 मीटर नीचे नीचे है, यानी स्लैब थिकनेस आपकी उसके ऊपर चली गई। तो कंट्रोलिंग डायमेंशन का मतलब कि कंट्रोलिंग प्लेन हो गया सीलिंग लेवल। सीलिंग लेवल आपने फिक्स कर दिया कि कमरे से आपका 3 मीटर पे कंट्रोलिंग प्लेन है, वो सीलिंग लेवल है। सीलिंग लेवल आपका हो गया 3 मीटर। फिर उसके ऊपर आप बोल देते हो कि हम स्लैब की थिकनेस 100 mm मान ले रहे हैं, फ्लोर फिनिश भी आएगी 2-3 इंच की, तो आपने बोल दिया कि ये 100 mm स्लैब की थिकनेस और आपका 100 mm फ्लोर फिनिश या जो भी चीजें हैं, तो आपने बोल दिया कि 200 mm की जो है फ्लोर फिनिश के ऊपर के लेवल जो है वो आपका कंट्रोलिंग प्लेन हो गया फ्लोर। यानी कंट्रोलिंग प्लेन हो गया आपका सीलिंग, कंट्रोलिंग प्लेन हो गया आपका फ्लोर। तो फ्लोर और सीलिंग के बीच की जो जोन होगा उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग जोन। तो जब कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि कंट्रोलिंग प्लेन के नीचे आपकी स्लैब ना आ जाए, वरना नीचे का जो आपका जोन है, रूम का जोन है हाइट का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कई बार क्या करते हैं, टॉलरेंस की वजह से या शटरिंग कास्ट कर रहे हैं, आपकी स्लैब टेढ़ी कास्ट हो गई, तो उसके नीचे प्लास्टर करना पड़ता है। या कंट्रोलिंग प्लेन के नीचे आपके सीलिंग के नीचे आप कहते हो फॉल सीलिंग हमें बनानी पड़ रही है, तो फॉल सीलिंग एक्ट्स एज ए कंट्रोलिंग प्लेन। उसके नीचे जो आपके स्लैब टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसको छिपा देते हैं हम। और स्लैब की थिकनेस जितनी बननी वो तो बन गई, स्लैब टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। उसके ऊपर जब स्लैब के ऊपर फ्लोर फिनिश हम ले करते हैं तो कई बार क्या होता है, कंट्रोलिंग प्लेन को डिफाइन करने के लिए, उसको हमको एकोमोडेट करने के लिए पहले से फिक्स हो गया, तो कंट्रोलिंग प्लेन के लेवल से हम फ्लोर कास्ट करते हैं, उसके नीचे मोटा थिकनेस आपकी घट बढ़ जाती है जैसे भी होती है। On plans, sections and elevations, controlling planes are indicated by controlling lines. जैसे आप ग्रिड लाइन बनाते हो वैसे कंट्रोलिंग लाइन बना लेते हैं। एंड जो डायमेंशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग डायमेंशन। देन कंट्रोलिंग द रेफरेंस सिस्टम, इसमें वही चीज आती है जो आपको पता है प्लेन्स को थ्रू रेफरेंस को, इसमें आप कंट्रोलिंग रेफरेंस सिस्टम मतलब पूरे हम 3 डायमेंशनल ग्रिड को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि ये हमारा रूम है, इसके XYZ डायमेंशंस हैं, ये हमारी कंट्रोलिंग जोन है, यानी कि इसको हम जोन में जो प्लेन आ जाते हैं, प्लेन आपके वर्टिकल हो जाएंगे, प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, इसके बीच की ये डायमेंशन हमारी फिक्स है। तो कंट्रोलिंग जोन में जो चीज होती है कि उसके अंदर हम अकोमोडेट करते हैं और बाकी चीज को फिक्स कर देते हैं कि ये फ्रीज होगी, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप चाहें भी फॉल सीलिंग की हाइट आप 2400 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायमेंशन आपकी फिक्स हो गई। यानी कि 2400 की जो हाइट है वो कंट्रोलिंग प्लेन है। कंट्रोलिंग प्लेन का मतलब वो कंट्रोल कर रही है, 2400 से कम हम कर ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। यानी कि 2400 के ऊपर की जो डायमेंशन है वो आपकी वेरी कर सकती है, वो कंट्रोलिंग जोन होता है, उसमें हम सारी चीजों को अकोमोडेट कर लेते हैं। And controlling planes also indicate where joints between elements of construction are most likely to occur. And dimensions of these elements are directly related to controlling dimensions. देन लोकेशन एंड डायमेंशनिंग। लोकेशन का मतलब आपके जो प्लेन्स होंगे, आपके जोन्स होंगे, आपके ये सारी चीजें कहाँ पर लाई करेंगी, तो इसको हम लोकेट करते हैं। लोकेट करने का मतलब होता है कि जैसे आप बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो आपने देखा कि मल्टी मॉड्यूल्स के आपने ग्रिड बना ली, तो आपको मालूम रहता है कि स्टेयरकेस आएगा तो 2400 M के बाद स्टेयरकेस आ रही है, तो वो 2350 पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे स्पेस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डायमेंशनली। तो हम उसकी जो लोकेशन है वो डायमेंशन है, वो बेसिक मॉड्यूल या मल्टीपल मॉड्यूल के करस्पॉन्डिंग ही हमको स्पेस लेनी पड़ेगी। एंड दिस स्पेस इंक्लूड्स द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर जॉइंट्स एंड टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस मतलब जो भी डेविएशंस आएंगे। एंड इन मॉडुलर प्लानिंग different methods of locating components may be used, and the modular plane or line defining the location of component may be boundary or axial। यानी कि हमारे पास जो लोकेशन के लिए दो आपके प्लानिंग के फिलोसफीज होते हैं, एक बाउंड्री प्लानिंग होती है, एक्सियल प्लानिंग होती है। एक्सियल प्लानिंग हम यूज करते हैं इन कंस्ट्रक्शन, यानी वॉल बनानी है, कॉलम बनानी है, तो हम एक्सियल प्लानिंग बात करते हैं। एक्सियल का मतलब सेंट्रल लाइन डायमेंशन। आप देखिए वर्किंग ड्राइंग जब बनाते हैं तो वर्किंग ड्राइंग में सेंट्रल लाइन डायमेंशन देते हैं कि वॉल टू वॉल सेंट्रल लाइन डायमेंशन ये है, कॉलम के सेंट्रल लाइन डायमेंशन ये है, उसको बोलते हैं एक्सियल प्लानिंग। एक्सियल प्लानिंग में आपकी जो है 2D में यूज करते हैं, हम 3D में भी यूज करते हैं, यानी हाइट में भी जब बात करते हैं तो हम सेंट्रल लाइन डायमेंशन ही देते हैं। when we talk of boundary planning का मतलब हम यूज करते हैं इंटीरियर्स में। इंटीरियर्स का मतलब
जब कमरे में फ्लोरिंग ले करनी है तो हम बाउंड्री डायमेंशन देंगे। बाउंड्री का मतलब सेंट्रल लाइन डायमेंशन नहीं देते हैं कि सेंट्रल लाइन पे हमको ये टाइल लगा देनी है। उसमें हम डायमेंशन देते हैं, कमरे की डायमेंशन सपोज 3000 बाई 4000 मीटर की है तो उसमें हम बाउंड्री प्लानिंग की बात करेंगे। जब हमको पार्टीशन लगाने होते हैं तो पार्टीशन में हम सेंट्रल लाइन डायमेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि कमरे की डायमेंशन तो पहले हमने सेंट्रल लाइन करके बना ली है। अब जो स्पेस बचा हुआ उसके अंदर में पार्टीशन लगाना है, उसमें हमें फॉल सीलिंग करनी है। तो और फिनिशिंग कंपोनेंट्स भी ऑलवेज गो फॉर बाउंड्री प्लानिंग। बाउंड्री प्लानिंग का मतलब जैसे फॉल सीलिंग लगानी है तो फॉल सीलिंग के लिए 2400 हाइट फिक्स है, इसका मतलब 2400 का जो लेवल है कंट्रोलिंग प्लेन वो बाउंड्री प्लानिंग को फॉलो कर रहा है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के लिए क्या होता है, हम एक्सियल प्लानिंग फॉलो करते हैं कि यानी वॉल हमारी बनी उस सेंटर लाइन पे, वहां पे वॉल बन जाए। लेकिन वॉल्स को बनाने में हम एक्सियल प्लानिंग को ही यूज करते हैं, बाउंड्री प्लानिंग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि ब्रिक के डायमेंशन सबके सेम नहीं होते हैं। तो अगर आप वॉल सेंटर लाइन से नहीं बनाएंगे तो आपको साइड पे लोकेट करने में प्रॉब्लम आएगी। आप बाउंड्री प्लानिंग में ये होगा कि आप स्ट्रक्चर में हम वॉल के आउटर साइड से हम ग्रिड बनाएंगे कि वॉल के इनर साइड से ग्रिड बनाएंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बाउंड्री प्लानिंग में नॉर्मली क्या होता है, कॉस्टली मटेरियल होता है, इसमें डायमेंशंस को हम वेरी नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम बाउंड्री प्लानिंग को फॉलो करते हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात हो, जहाँ पे मटेरियल्स में डेविएशन हो सकते हैं, तो इनको अकोमोडेट करने के लिए वी ऑलवेज गो फॉर एक्सियल प्लानिंग। एंड समटाइम्स द कंपोनेंट में भी लोकेटेड एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिकली क्यों होता है, जैसे आप कहते हो ना कॉलम लगाया हमने, तो कॉलम के सेंट्रल लाइन ग्रिड जब देते हैं तो हो सकता है कॉलम 300 बाई 300 का हो, तो कॉलम के सेंटर से आपके सेंट्रल लाइन ग्रिड फॉलो ना हो रही है। क्यों कि कॉलम की एक साइड से वॉल लगी हुई है, तो आपने जो ग्रिड बनाई वॉल के सेंटर से लगाई है, तो वॉल के तो सेंट्रल लाइन डायमेंशन आपकी वॉल को फॉलो कर रही है, लेकिन वो सेंट्रल लाइन डायमेंशन आपकी ग्रिड जो है वो कॉलम के सेंटर पे नहीं जा रही है या बीम के सेंटर पे नहीं जा रही है। ये ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप क्या करते हो कि जैसे कॉलम के डायमेंशन आपके 230 के मल्टीपल में नहीं है, आपने 115 के वॉल के डायमेंशन 230 की है, तो आपने वॉल के सेंटर पे लगाई, तो यानी कि बाहर से 115 पे आप सेंटर लाइन आ गई। तो कॉलम के लिए भी वही सेंटर लाइन डायमेंशन होंगे, यानी कि बाहर से 115 पे आपके सेंटर लाइन डायमेंशन आ गए। कॉलम की डायमेंशन अब 300 बाई 300 की थी, तो कॉलम के सेंटर लाइन के हिसाब से 150 पे आनी चाहिए, लेकिन वो 115 पे आ रही है। सो इट मीन्स वी आर लोकेटिंग द ग्रिड asymmetrically in relation to the modular plane or line. And in practice, work sizes of components and assemblies are derived from coordinating sizes. Coordinating sizes जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमको सारी चीजें करनी होती है। एंड अलाउंस मस्ट बी मेड इन पर्टिकुलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, साइड सेटिंग आउट एंड इरेक्शन डेविएशंस। आपको बताया था टॉलरेंस होती है, तो टॉलरेंस में जो भी चीजें होती है वो अलाउंस हमें लेके चलना पड़ता है, जिसको हम फिक्सिंग डिटेल में, ज्वाइनिंग डिटेल में अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि मटेरियल तो हम छोटा बड़ा कर नहीं सकते हैं, तो उसकी जो फिक्सिंग डिटेल है उसी में हमको अकोमोडेट करना होता है, तो हमको अलाउंस छोड़ने पड़ते हैं फिक्सिंग डिटेल में। देन प्रेफर्ड साइजेस we have, in order to permit further reduction in the ranges of sizes we use series of preferred multi-modular sizes. सीरीज का मतलब ये होता है कि हम इसमें भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि प्रेफर्ड हमारे साइजेस जो हैं मल्टी मॉडुलर होंगे और n नंबर होंगे और इनफाइनाइट नहीं होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को उसको मैन्युफैक्चर करना है और सब जगह सप्लाई करनी है, तो आपके जो है 3 तरह के, 4 तरह के, 10 तरह के कंपोनेंट साइजेस ही आपके अवेलेबल होंगे। तो दिस फिनिशेस द basic lecture of modular coordination. If you have any question, you may ask. सर आपने जो स्टार्टिंग में बताया था m = 100, तो सर वो मतलब ये सब सिर्फ 4 इंच वाली दीवार के लिए होता है या फिर और भी कोई स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? सबके लिए होता है। मॉडुलर कोऑर्डिनेशन आप कहीं पर भी यूज कर रहे हैं, अगर आपने ड्राइंग में लिख दिया कैपिटल M, तो कैपिटल M का मतलब होता है 100 mm, वो मीटर नहीं होता है। तो M का मतलब है कि आपके जो बड़े डायमेंशंस हैं वो बेसिक मॉड्यूल यानी 100 mm के मल्टीपल्स में जाएंगे, और जो छोटे डायमेंशंस हैं, थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के, वो आपके सब मल्टीपल्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, यानी कि डोर की थिकनेस आपकी 32 mm हो सकती है, 40 mm हो सकती है, बट वॉल की थिकनेस आपकी जो है कोशिश की जाती है, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं सेंट्रल लाइन ग्रिड जो होगी वो आपकी 30 mm बाई 30 mm होगी या 40 mm बाई 40 mm होगी, इस तरह से आप डिजाइन करते हैं। क्योंकि ब्रिक की डायमेंशन आपके ट्रेडिशनल है, मॉडुलर नहीं है, तो सेंट्रल लाइन जो हम फॉलो करते हैं, सेंट्रल लाइन डायमेंशन आपकी वो मॉडुलर हो जाती है। या बाउंड्री प्लानिंग की बात करेंगे, आपने इटालियन मार्बल लगाया हुआ जो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो उसके हिसाब से आप बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे कि इटालियन मार्बल ना कटे हमारा, क्योंकि बिल्डिंग की कॉस्ट आपकी 600 रुपये स्क्वायर फीट आ रही है ढांचे की,
और इटालियन मार्बल कॉस्ट आपकी 10,000 रुपये स्क्वायर फीट आ रही है। तो हम मॉडुलर कोऑर्डिनेशन हमेशा कॉस्ट बचाने के लिए करते हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। तो जो मटेरियल ज़्यादा कॉस्टली है वो आपको डिसाइड कर देता है कि मॉडुलर ग्रिड हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सर यहाँ पर M का मतलब मॉड्यूलर होता है? हाँ, कैपिटल M का मतलब बेसिक मॉड्यूल 100 mm। मॉडुलर कोऑर्डिनेशन में ये बेसिक आपका मॉड्यूल है, तो कैपिटल M जहां पर भी लिखा होता है उसका मतलब होता है 100 mm। इसीलिए आप देखिए ड्राइंग्स में, आपके देखिए वर्किंग ड्राइंग में लिखा होता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर्स। ठीक। जी सर। तो कुछ लोग तो छोड़ छोड़ के चले गए क्लास हमारी, थक गए होंगे। भैया आप लोग अटेंडेंस जो है वो गूगल फॉर्म भर देना, कुछ लोग नहीं भरते हैं। अटेंडेंस बाद में शॉर्ट पड़ेगी तो दिक्कत होगी फिर। तो कुछ लोग गूगल फॉर्म पे तुरंत भर देते हैं, कुछ लोग कहने पर भी नहीं भर रहे हैं। तो आप लोग जब गूगल फॉर्म भर दीजिएगा अटेंडेंस के लिए, क्योंकि वो अटेंडेंस मैंने आप ही को जिम्मेदारी दे दी है। अटेंडेंस आप ही कंपाइल कर रहे हो, और उसको जो है हम लास्ट में एक्सेल चार्ट में कन्वर्ट करके एचओडी ऑफिस में जमा कर देंगे जब मांगा जाएगा। तो सर कभी अटेंडेंस कभी आप एंड में खुद भूल जाते हैं है। हम लोग, कभी कभी सर कभी एंड में कभी भूल कुछ जाते हैं। लेट हो तो जाते हैं, लेट की कोई बात नहीं, आप भर तो दो ना। सर वो अच्छा, अच्छा ओके। क्लास से लेट का पहले मतलब लेट हो नहीं है जाते कि आपने मान लीजिए 10 दिन पहले क्लास हुई थी हम भूल गए थे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते। आपने क्लास की हुई है, गूगल क्लास पर रिकॉर्ड है, तो इसमें तो आप जब भी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें लिख के आ जाता है कि कितने लोग इसमें हैं क्लास में, वो तो चेक हो जाएगा ना। और हम तो ये भी मान चल रहे हैं कि मान लीजिए आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, हम आप सबकी सहूलियत के लिए वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं कि भाई आपने उस समय क्लास में नहीं सुना था, बाद में आपने सुन लिया। तो हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, अटेंडेंस आपको भी दे रखी है अभी तक। जब तक कोई सख्ती नहीं हो रही है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो आप गूगल फॉर्म भर दो। आपको ज़्यादा आपको ईमानदारी बरतनी है, उसमें लिख दो कि मैं क्लास नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, क्लास नहीं अटेंड कर पाया, मैंने बाद में वीडियो लेक्चर सुन लिया पूरा। तो इंटेंशन तो ये है कि आपको जो है जो भी डिलीवरी हो रही है वो आपके कान तक पहुंच जाए। आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, वीडियो लेक्चर आपने सुन लिया, तो आपका फायदा तो हो गया ना। तो आप अटेंडेंस भी आप अपनी खुद लगा लो। ठीक। यस सर। यस सर। हाँ, ओके। टाइम ज़्यादा हो गया, रजत बाबा तो निकल गए होंगे अब, थक गए नहीं होंगे। सर सर हैं थोड़े हैं। हाँ यार, सबसे पहले चलो रजत सर। को, सर सबसे पहले रिकॉर्डिंग रजत को बंद कर परेशानी दीजिए। होती है। हाँ नहीं नहीं लेकिन अभी खाना खाया होगा तो मम्मी ने खिलाया, तो अभी इतने लिए नहीं थकेगा ना। नहीं अभी नहीं था। हैं? सर वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं फिर। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर